तो ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर है ये सही एडवाइजर है? तो क्या पैरामीटर्स होते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर को चेक करने के लिए बिफोर वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग आवर मनी विद दैट पर्सन? देखिए इसमें दो तीन तो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है तो कंट्रोवर्शियल पर बहुत जरूरी है पूछना। बहुत लोग फंसे इस चक्कर में। आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं और अभी देखो सेबी ने डंडा भी चलाया कईयों के ऊपर, कईयों की तो हवा टाइट भी कर दी, मजबूरी में आना पड़ा सेबी को, इतनी सारी एडवाइस होती है ये स्टॉक होती है। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो अब ये आते हैं, इनके फॉलोअर्स भी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है। क्या मैं जैसे कॉमन आदमी हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरे टाइम ही नहीं है, तो क्या मैंने कई सारे देखे, अब मैं यूट्यूब पे गया, मैंने सर्च किया हाउ टू इन्वेस्ट मनी, तो कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे। क्या मुझे इन फाइनेंशियल एडवाइजर्स से, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, क्या मुझे इनकी बात माननी चाहिए? क्या मुझे इनसे एडवाइस लेना चाहिए? पैसों को लेके इनके वीडियो देखूं और इनसे देख के मैं पैसा पर डाल दूं? तो इज इट राइट और गलत? सर देखिए इन्वेस्टमेंट में आपको जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी सीरियस रहना पड़ता है। महीने में 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना म्यूचुअल फंड का एवीएम होना चाहिए? और अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ जीरो से तो कितना टाइम लगेगा? जब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे फोकस करना चाहिए रिटर्न बनाने में या पैसे सेफ्टी में? क्वेश्चन। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए उसको क्लाइंट चाहिए, राइट? और आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो जब आपने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस उस समय आप नए क्लाइंट कैसे बनाते थे, और आज आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर है, आज आप कैसे नए क्लाइंट बनाते? याद होगा 2018 के दौरान डीएचएफएल और आईएलएफएस दोनों बड़े नेम है, दोनों एनबीएफसी होते थे। डीएचएफएल एक टाइम बहुत छाया होता, लोन बांट रहा था दबा के, एनबीएफसी बनाए, और आईएलएफएस, और बड़े नाम थे। और उस समय जब इनमें हालत खराब हुई थी, जब खस्ता हुई थी, तो बहुत लोगों का पैसा डूबा ही था, राइट? और अच्छे अच्छे लोगों की जो आंकड़े थे सब फेल हो गए थे। तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, मैटर क्या था और ऐसे इन लोगों से हम कैसे बच सकते हैं? मुझे पैसा रियल एस्टेट में लगाना चाहिए या स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में? अगेन वो डिपेंड करता है कि क्या आपका क्राइटेरिया है, आपका माइंडसेट क्या है, आप किस टाइप का। मुझे रिटर्न बनाना है, मुझे रिटर्न बनाना है। रिटर्न आपको बनाना है, पैसा ज्यादा है तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। So welcome Story Behind the Story podcast, and this is not just a normal podcast. इस पॉडकास्ट में हम लोगों की रियल लाइफ की जर्नी में एंटर करते हैं, जहां पे उनसे हम वो सवाल पूछते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव की एंड हाउ दे बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस। तो आज की जो हमारा पॉडकास्ट है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर। 20 ईयर से 200 प्लस करोड़ का एसेट मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट एसेट क्लास में। यू कैन इमेजिन, अगर 200 करोड़ का बिजनेस कोई मैनेज कर रहा है, ही मस्ट बी नोइंग लॉट मोर थिंग अबाउट मनी। तो आज हम पैसों के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, जिससे आपके पैसों को लेकर सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, लाइफ फीचर्स एडवाइजर है, और आप जानना चाहते हैं कैसे इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जाता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और अगर आप एक एंड इन्वेस्टर हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, एंड यू वांट टू नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग वाइजली विदाउट लूजिंग योर मनी, तो बहुत सारे हम डीप सवाल पूछने वाले हैं। आज के गेस्ट है, सो स्टे ट्यून विद मी। आई एम योर होस्ट रवि सचान, Story Behind the Story podcast. So let's introduce our guest, Mr. Amit Kachru. Amit, thank you very much for being here. It's a pleasure to have you here. Thank you for having me. Thank you for giving your time. So before we start the podcast, I want to introduce you guys, Mr. Amit Kachru. Amit is somebody, is a very sincere person when it comes to money advising, and he is not just a money guy, very humble human being also. And बहुत सारी बातें करेंगे इनसे, यानी इनकी लाइफ के बारे में, कैसे बिजनेस बिल्ड किया, बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। So me thank you very much again. थैंक यू रवि जी। कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग अमेजिंग रिव्यू। So before we start about money and all, I want to know about your early part of life. जब आपने जिंदगी शुरू की, आपका बचपन कहाँ पले पले, और थोड़ा सा लाइफ के बारे में बताइए आप। देखिए आई वॉज बॉर्न इन जम्मू एंड कश्मीर। मेरी स्कूलिंग सारी वहीं से हुई थी, जम्मू से हुई थी। बीकॉम वहीं किया मैंने, फिर दिल्ली में आया था, एमबीए किया, एमबीए फाइनेंस किया। और उसके बाद जैसे एमबीए फाइनेंस खत्म हुआ, उसके बाद मैंने कंपनी ज्वाइन करी। वेल्थ मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था डे वन से, तो कॉलेज वगैरह से काफ़ी प्लान किया था कि यार इंडस्ट्री में जाएंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ही जाएंगे। तो आई थिंक 2005 में, सो आई कंप्लीटेड 20 ईयर्स इन इंडस्ट्री नाउ। 2005 से शुरू किया जर्नी मैंने। माय फर्स्ट कंपनी वाज बजाज कैपिटल, यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा और 6 साल वहाँ लगाए ऑलमोस्ट। 2009 में मैंने
HDFC बैंक ज्वाइन किया फिर, सो आई स्टेड देयर फॉर अराउंड 2 years। फिर उसके बाद फिर हमने अपनी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म करी अलॉन्ग विद फ्यू कॉलीग्स ऑफ माइन, और बस तब से चल रहा है, तब से प्यार मिल रहा है। सो आई वांट टू आस्क यू, आप जम्मू से हैं, बट क्या आप जन्म हुआ या आपका कश्मीर में जन्म हुआ था? मैं कश्मीर में। कश्मीर में जन्म हुआ था आपका। सो क्या कभी कश्मीर गए हैं आप जहाँ पे? बिल्कुल, ये मैं लास्ट 2012 में गया हूँ, उसके बाद कभी मौका मिला नहीं। तो वहाँ पे भी आपकी जमीन घर वगैरह है आपकी वहाँ पे भी? थोड़े कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है हमारी, जो कि अभी शायद हम डिस्पोज ऑफ करेंगे कुछ टाइम में। ओके। बट एज सच अभी सारा धीरे धीरे करके सारा प्लान है डिस्पोज ऑफ करने को, बिकॉज वहाँ जाना है नहीं, तो अब सारा बेस यहीं बना हुआ है ना। सर, कश्मीर धरती का जन्नत है, स्वर्ग है, और लोग कश्मीर जाना चाहते हैं, और आप सर कश्मीर छोड़ के दिल्ली में आ गए। नहीं, अब वो कहता है कि कर्म भूमि है, अब आपकी ये बनी हुई है, अब बाकी रिलेटिव्स वगैरह हैं कुछ वहाँ से, तो जाना होता है बीच बीच में, बट काम अब यहाँ पर है अगेन, तो रहता है, यहीं पे रहना पड़ेगा। तो बट इसे होता ना कि जैसे कश्मीर फाइल मूवी आई तो उसमें दिखाया गया, तो क्या आप लोगों से भी ऐसा हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी छीना झपटा हुई आप लोगों के साथ में ऐसा? अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था हमारे साथ, तो मेरे रिलेटिव्स के साथ हुआ था, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था, बिकॉज हम, मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई थी 88 में, जब हम लोग जम्मू पहुंच गए थे, तो उसके 1 साल के बाद ये सब हुआ था। बट जो भी मूवी में दिखाया है एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है, इनफैक्ट बहुत ही कम दिखाया हुआ है। ओके। तो वो सोचते हैं, वो व्यूअर जब सोचते हैं कि, तो बड़ा दुख होता है, बट ये इट वाज 100% करेक्ट। करेक्ट। तो मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है बिफोर वी कम टू द बिजनेस पार्ट। जैसे बहुत से लोग हैं दिल्ली के लोग, कश्मीर में और हिमाचल में अपना घर लेते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बन भी रहे हैं, और आपकी तो वहाँ जमीन पड़ी है और आप उसको बेचने की सोच रहे हैं। वाई नॉट थिंक कि चलो एक हमारा वहाँ बना रहेगा जगह और हम कभी जाएंगे रिलैक्स करेंगे जाके। किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको ना हैंड्स चाहिए, तो उस हैंड्स तो अभी है नहीं हमारे पास इतने कि वो सारे कजिन्स मेरे बाहर हैं, रिलेटिव्स भी अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके बाहर ही बच्चों के पास जा रहे हैं, तो वो एक चैलेंज है। मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। सो आपके जो फादर साहब थे वो सीनियर पोस्ट में थे जम्मू गवर्नमेंट, राइट? इवन जो सीनियर पोजीशन, और आपकी शायद मदर भी गवर्नमेंट जॉब से है। सो दोनों लोग जॉब से, आप जॉब बैकग्राउंड से पले पड़े हैं, तो अच्छी लाइफ आपकी बचपन भी रही है, बिकॉज आपके फादर और मदर दोनों अच्छी जॉब में थे। सो कोई बचपन में ऐसा कोई किस्सा, वाकया, कोई जिंदगी का ऐसा कोई मस्तीबाजी, कोई शरारतबाजी स्कूल कॉलेज की, कुछ बताना चाहेंगे बिफोर वी टॉक अबाउट द मनी पार्ट? देखिए, चाइल्डहुड तो बड़ा अमेजिंग रहा हमारा, दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो वो फैसिलिटीज हमें मिली थी डे 1 से, राइट। काफी लाइफ एंजॉय करी है। बट आई वाज ऑलवेज डिसिप्लिन्ड चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं वो नजर थी, ठीक है, आपको उन्होंने हमें खुला छोड़ा था, पर नजर उनकी पूरी थी कि भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, तो ऐसा वही मस्ती जो बचपन में होती है, बाइक चला ली, स्कूटर चला लिया, दोस्तों से मिल लिया, तो एक डेडलाइन होती थी रात को 9:30 से पहले पहुंचना है, वो भी लेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उससे पहले तो आप 7 बजे के बाद अलाउड नहीं था हमें। बट काफी चाइल्डहुड एंजॉय किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मजा आया मेरा। ओके, कोई सिखवा गिला नहीं है? नहीं, कोई सिखवा गिला नहीं, बड़ी अमेजिंग लाइफ रही। और बहुत सारी बातें यहाँ पूछ भी सकता नहीं, फिर वो दिक्कत हो जाएगी, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस लाइफ। आप HDFC बैंक में जॉब कर रहे थे, GK2 ब्रांच में, आपने बताया, राइट? जो कि अच्छी खासी लाइफ थी आपकी, राइट? तो फिर अचानक वो जॉब छोड़ के आप बिजनेस में कैसे, मतलब क्या आपने बचपन से सोचा था कि मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर बिजनेस में आना है, मुझे पैसे बिजनेस में आना है, या आपका इस बिजनेस में आना, इस करियर में आना एक कॉन्फिडेंस था? नहीं, मैं आई थिंक बचपन से मेरे को क्लैरिटी थी कि समथिंग रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट। ओके। तो वो डे 1 से किया था। इनफैक्ट 7th ग्रेड में भी हमने, मेरे एक फ्रेंड है शांतनु, उनके साथ हमने एक कॉमिक का बिजनेस शुरू किया था। तो समर हॉलीडेज में हम लोग कॉमिक्स वगैरह दिया करते थे, तो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रश विद एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। उसके बाद फिर कॉलेज में जैसे प्रोजेक्ट कोई बनाना है, तो वो मैंने जिम्मेदारी ली कि वो प्रोजेक्ट मैं आपका बनाता हूँ, सो आई चार्ज अ मिनिमम फी फॉर दैट। तो वो हमने किया था, तो वहां से शुरुआत हुई थी। लोग माइंड सेट क्लियर था कि कुछ करेंगे तो अपना करेंगे, रिलेटेड टू मनी ओनली। तो अगर देखा जाए तो आपके अंदर एक चाइल्डहुड से ही एक बिजनेसमैन का कीड़ा था, बिल्कुल कैसे कीड़ा था। और वो आप डे 1 से ही, जब आप जम्मू से दिल्ली आए थे, MBA कर रहे थे आप दिल्ली में, तो आपने सोच रखा था मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे करना ही अपना बिजनेस है, या जॉब छोड़ के बिजनेस करने का प्लान अचानक बना है, कैसे हुआ? नहीं, देखिए, प्लान तो था कहीं ना कहीं, बट वो कहना कि वो कौन सा टाइम था कि हम इस टाइम पे
बिजनेस में उतरेंगे, वो डिसाइडेड नहीं था। वो तो सर्कमस्टांसेस जब बन जाते हैं, जब आपके थोड़ा एक्सपीरियंस भी आता है और आपको लगता है कि यार अब किया जा सकता है, आपका नेटवर्क भी बन गया है। एंड देखिए बैंक में चैलेंजेस बहुत होते हैं कि मेरा इंटरेस्ट प्योरली वेल्थ मैनेजमेंट में था। करेक्ट। बैंक में हमको काफ़ी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर थोड़ा वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत थी। तो हमने कहा कि नहीं यार, अगर इंटरेस्ट आपका ये है, बिकॉज आपका डे वन से आपका माइंड सेट क्लियर था कि यार आपको सिर्फ क्लाइंट के साथ उसका पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो एक रिलेशनशिप भी डेवलप होनी है। तो अनफॉर्चुनेटली बैंक में रह के आपको काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जो नहीं करना जो कि मैं नहीं करना चाहता। वो मैं सवाल आगे पूछूंगा आपसे। तो हाँ, तो वो दैट वाज अ रीजन कि फिर हमने समझा कि यार अब एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, स्ट्रगल है, नो वरीज। तो फिर उतरे हम, आशीर्वाद रहा क्लाइंट्स का, आज भी हमारे साथ हैं 20 साल से कुछ क्लाइंट्स मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ अमित जी कि देखो जब नौकरी लग जाती है ना और नए नए में जब जिंदगी अच्छी होती है, पैसे होते हैं और आपको लाइफ में वो पार्टनर मिल चुका होता है जिससे आप आगे जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आदमी पंगे लेता नहीं जिंदगी में, है ना। आपकी अच्छी खासी लाइफ थी, पेरेंट्स साइड से भी आपका अच्छा खासा सपोर्ट था, राइट। तो फिर इस जिंदगी में पंगे लिया, आपने नौकरी छोड़ी, अच्छी खासी लाखों रुपए वहां कमा रहे थे इंसेंटिव लगा के, और वो पंगे लिया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैसे पंगे लिया। और दूसरा सवाल ये है कि आपको डर लगा होगा कि भाई नहीं चला तो क्या हो, तो ये सोच के आए थे कि भैया आप करना ही, झंडे ही गाड़ना है अपने बिजनेस पे, और नहीं चला तो वापस जॉब में चला जाऊंगा, क्या विचार था उसमें? ये जब हमने शुरू किया तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट था कि अगर, एंड द बेस्ट पार्ट वाज विद माय पेरेंट्स वाज दैट कि अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है तो मुझे 101% मुझे सपोर्ट किया फिर मेरे फादर स्पेशली, उन्होंने मेरे को बोला कि यार अगर इसने ये डिसाइड किया तो कुछ सोच समझ के ही होगा। बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज एज आई सेड, आई वाज अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड। करेक्ट। तो एंड पेरेंट्स नो कि यार क्या चल रहा है इसके दिमाग में, तो वो तो था ही था। तो वहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला। एंड इनिशियल स्ट्रगल्स हैं, वो सबके साथ होती हैं। एंड इसके अलावा वापस जॉब में जाना, वो तो मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था। बिकॉज जब आप उतरे हो तो देयर वाज नो प्लान बी ऐसा। प्लान भी नहीं था। ओके, पर बहुत से लोग होते हैं जो प्लान, जो पीछे दिमाग खिड़की खोल के आते हैं कि भैया नहीं चला तो वापस चला जाऊंगा। देखिए उसमें मेरा ये मानना है पर्सनली, उसमें ना कहीं कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आपके एक्सपेंडिचर बहुत हो जाते हैं। तो वो हमने डे वन से बड़ा क्लैरिटी रखी थी कि यार एक्सपेंडिचर जो करना है वो हमें बड़ा मिनिमल करना है। आई थिंक पहला 1.5 साल तो मैंने डाइनिंग टेबल पे बैठ के काम किया है। तो उसके बाद फिर हमारे जो कलीग्स थे, फिर हमने ऑफिस लिया, उसके बाद फिर देन चीजें, क्योंकि आप मनी बिजनेस में है तो यू नो हाउ टू मैनेज। एग्जैक्टली 100%। आपको बड़ा सोच समझ के कदम उठाने होते हैं। तो मुझे ऐसा ये भी लग सकता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, जैसे आपका था, आपके केस में था कि चलो बहुत रिच भी नहीं थे पर इतना था कि अगर नहीं हुआ तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, तो दैट ऑल्सो गिव यू बूस्टर कि चलो मेरे पहले मेरे साथ में तो है कम से कम। नहीं, 100% वो तो रहता है। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स पीछे हैं, जबकि मैंने सपोर्ट नहीं दिया, बट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बैकअप रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। और वो बिल्कुल था। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे को अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने ओके हर एक मौके पे सपोर्ट किया, मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने। उस समय आपकी शादी हो चुकी थी जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था? शादी मेरी शादी उस टाइम पे होने वाली थी, बातें चल रही थी। तो मेरी शादी आई थिंक, हाँ, मतलब 1 साल के बाद। तो ये तो यार बड़ा पंगे वाला काम किया आपने। शादी के टाइम में तो लड़का बोलते हैं यार जॉब में है तो शादी हो जाती है, और आपने शादी के टाइम में तो बताया था आपने उनको? हाँ, अभी जो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, शी वाज अ फ्रेंड, तो उनको सब कुछ बता दिया था। तो डे वन से देखिए, आप जब कुछ चीजें करते हैं तो आपको हर एक इंसान का सपोर्ट चाहिए होता है ताकि बाद में दिक्कतें ना आए। राइट। तो वो डे वन पे क्लियर था कि यार ऐसा कुछ होगा तो शायद यू माइट हैव टू सपोर्ट मी। राइट। वो मैंने क्लियर कर लिया था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कर रखी थी अपनी। ओके, यू आर फाइनेंशियल, करेक्ट। तो व्हाट वाज द रिस्पांस? क्या उन्होंने बोला कि क्या पंगे ले रहे हो? शी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गर्ल। मेरे को सपोर्ट करने कोई नहीं आता, दिस इज योर दिस थिंग, जस्ट डू इट, हाँ कर लो, हम पीछे हैं। तो आई थिंक वो कहीं ना सपोर्ट था। मेंटली बड़ा सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप अगर चलो आप बिहेवियर आपका चेंज नहीं होता, आपको पता है कि पीछे सपोर्ट है, तो मेंटल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखा जाए तो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, आपके होने वाली वाइफ ने भी आपको सपोर्ट किया, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, तो यू स्टार्टेड एंड फिर जर्नी चलती है। एब्सोल्युटली आई थैंक ऑलमाइटी। ऑसम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम है टिकना। लोग नहीं पाते इस इंडस्ट्री में। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 70 to 90% लोग जो इस इंडस्ट्री में आते हैं वो 1 से 3 साल के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। दे डोंट सर्वाइव इन द गेम, राइट? मुश्किल होता है।
आप कैसे 20 साल तक सर्वाइव कर गए और कैसे मतलब हुआ स्टार्टिंग में कैसे किया कि आप सर्वाइव कर गए और आप सक्सेसफुल बन गए इस बिजनेस में? देखिए, मैं आई थिंक क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 6 तो 8 साल तो काम किया है, हाँ। उसके बाद 12 साल अपना वेंचर शुरू किया हमने। तो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप ना माइलस्टोन्स बना के रखते हो यार, 2 साल में मुझे इतना काम करना है, 5 साल में इतना काम करना है, और आपको एक्चुअली एंड विजन पता होना है यार मुझे इस लेवल का काम करना है, और वो काम है क्लाइंट्स की सेवा करना है एक्चुअली देखा जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग भी साथ में है क्लाइंट्स की हमारे साथ, बिकॉज आपको जितना आप इस फील्ड में जितना ऑनेस्ट रह सकते हैं तो उतने आप सक्सेसफुल बन सकते हो। बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ जो है ऐसे है धीरे धीरे। काफी लोगों को मैंने देखा जो ऐसे चढ़े हैं और आज वो कहीं दिख नहीं रहे। तो भाई बहुत स्लो ग्रोथ रही है, विच आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ। कोई ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुश रहना है, क्लाइंट भी खुश रहे, आप भी खुश रहे, आपकी टीम भी खुश रहे। तो पैसा आए धीरे आए बट एटलीस्ट आना चाहिए। Yes. तो सर्वाइव कर गए बिकॉज आपका फोकस कस्टमर में था और आपको पता था कि इसमें क्योंकि यू कम फ्रॉम द सेम बिजनेस, आपको पता है पैसा कैसे काम करता है, मार्केट कैसे काम करती है। तो ग्रो करेंगे लेकिन स्लो करेंगे बट सस्टेनेबल रहेंगे। Yes, yes, yes. और ऐसा कोई पैसे की मारामारी थी नहीं। बिल्कुल। नाउ वी आर कमिंग टू द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप जानना चाहते हैं पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना, कैसे करना, वो सारे सवालों के जवाब स्टार्ट हो गए। सो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कोई कॉमन मैन है, जॉब कर रहा है, किसी भी जगह रह रहा है, नॉर्मल पर्सन है, और आज की डेट में आप देखें तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐप चले हुए हैं, ठीक है। वो जाके चेक करते हैं, गूगल में सर्च करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड, है ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड है ना, और वो सब कुछ उनको मिल जाता है वहां पे। तो जब वो सब कुछ उनको एआई आ चुका है, गूगल उनको बता रहा है ये फंड अच्छे हैं लगा लो, ही कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट। तो फिर जब सब कुछ हो रहा है तो फिर फाइनेंशियल एडवाइस की क्या जरूरत है? आप लोगों को क्या जरूरत है? व्हाई पीपल कम विथ यू? देखिए, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पूछा है। ये इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर के माइंड में है ये चीजें, जब सब अवेलेबल है। राइट। बट मेरा ये कहना है कि हर एक चीज का एक एक्सपर्ट होता है और एक एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आई टेल यू व्हाई। आपको कोई अगर बीमारी हुई है तो आप किसके पास जाओगे? अपने डॉक्टर के पास जाओगे। राइट। तो आपका चेकअप करेंगे, वो आपका सब कुछ करके आपको टेस्ट वगैरह देंगे, उसके बाद आप जाएंगे। मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था 2014 में। तो डॉक्टर ने मेरे को कुछ जो आफ्टर दी ऑपरेशन कुछ बाद में जो चीजें करनी होती हैं कि दवाइयाँ क्या देनी है, चेकअप कब कब कराना है। आज ऑलमोस्ट 11 साल हो गए मैं उन्हीं डॉक्टर से मिलता हूँ, चाहे मेरे को 2 घंटे लगे ट्रैफिक में, मैं उन्हीं से मिलता हूँ, बिकॉज ही नोज हिज स्टफ। मैं गूगल भी करके देख सकता था, लेकिन आपने अगर अपना एमडी किया है, अपने डॉक्टर आपने बने हो, तो आपने इतने साल काम किया है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैटर्स। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एक ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास यंगस्टर बहुत आते हैं कि यार मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, तो हम कहते हैं आप करो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आप आ जाना हमारे पास। तो वो भी हमें को बोलना पड़ता है, बिकॉज यंगस्टर को समझ नहीं है, उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बट मेरा यंगस्टर से सवाल है कि आप फोकस करो अपने काम पे। अगर आप आज 25,000 कमा रहे हो, आपका फोकस शुड बी कि मैं 50 पे कैसे पहुंचूं। आप अपना स्किल सेट पे काम करें। लेट अस डू दिस वर्क फॉर यू। ओके। सो ऐसा भी होता है कि लोगों ने पहले आपसे एडवाइस ली, फिर बोले मैं ऑनलाइन करूंगा, फिर बाद में उनको लगा कि नहीं ये तो गलत तरीका है, तो वापस फिर आपके पास घूम के आए, ऐसा भी होता है? हाँ जी, बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ऐसे लोगों ने हमारे साथ काम किया, हमने उनका पोर्टफोलियो मैनेज किया, इंटरेक्शन हुई। देखिए, एम्पैथी आपको एआई नहीं दे सकता, ठीक है। तो आपको एम्पैथी मिलती है, आप चीजें समझती हो, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे हुए हैं कि क्लाइंट्स थे 2-3 साल के बाद, एक कॉन्सेप्ट होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मेरे दोस्त ने यार ये कर लिया, मैं उसने ऐसे रिटर्न्स बना लिए हैं, तो यार ये हम भी कर लेते हैं। तो ठीक है, वो किए, हमसे बात हुई, हमने कहा ठीक है आप कर लो सर, जैसे आपको अच्छा। एट द एंड ऑफ द डे आपकी खुशी हमारी खुशी है, बट नहीं हो पाता, मैनेज नहीं हो पाता, तो आज वापस आ गया। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैंने एमफी से डेटा निकलवाया, जो लोग डायरेक्टली एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा म्यूचुअल फंड में, 1 साल के अंदर 40% एसआईपी बंद हो जाती है, 2 साल के अंदर 36% लोग बंद कर देते हैं। ओवरऑल 4 साल के बाद में केवल 13% एसआईपी है जो कंटिन्यू रहती है, जो लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तो दैट मीन्स ये एक सिग्नल है कि अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जाते हैं तो आपकी एसआईपी कंटिन्यू रहती है। ऑनलाइन पे एसआईपी डिसकंटिन्यू क्यों होती है? इसका कारण क्या है? देखिए, कारण मैंने जैसे बताया आपको, इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है दैट इज इमोशनल मैनेजमेंट, राइट, बिहेवियरल फाइनेंस। राइट। ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
करेक्ट। आप ऑनलाइन तो देखते हैं, आप अगर चेक करते हैं तो आपको एक लिस्ट निकल के आती है, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स। राइट राइट आती है। अगले साल वो चेंज हो जाता है, डायनामिक्स बदल जाते हैं। मैं भी करता हूँ कभी अपने जस्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो सब करते हैं, पूरी दुनिया करती है ऐसे। राइट राइट। लेकिन जो बंदा इस फील्ड का है वो सुबह शाम डेटा देखता है, इसी में चेक लगा करता है, Right. एंड ही नोज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट को खुद ही अपना रिस्क प्रोफाइल पता होता है, वो खुद ही जेम्स बॉन्ड बनना चाहते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो यस यू आर राइट, ये जो डेटा है एब्सोल्युटली करेक्ट डेटा। कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए होता है आपको। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपको फंड दिया, आपको मनी मैनेज किया, उसके बियॉन्ड भी चीजें जाती हैं। आप चीजें समझते हो, क्लाइंट के क्या फाइनेंशियल गोल्स है, बिकॉज फाइनेंशियल गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस गोल तक कैसे उसको पहुंचाएगा। देयर आर टाइम्स जहां पर पोर्टफोलियो नीचे भी जाता है, तो वहां पर आप एटलीस्ट बात करने के लिए कोई है आपको कि भाई क्यों जा रहा है, रीजन देता है, रीजनिंग देता है। बिकॉज अगर वो खुद मैनेज कर अपना पोर्टफोलियो, तो वो गूगल पे क्या देखेगा, भाई मार्केट ट्रंप ने ये बोल दिया तो मार्केट चली गई, बट वो भूल जाता अपना गोल, यार मेरा तो गोल तो कुछ और है। तो उसको पकड़ने के लिए वो हैंड होल्डिंग जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। आप वो हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं, एक इमोशनल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं जो ऑनलाइन में नहीं होता। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आज की डेट में यू आर द मनी बिजनेस, राइट? एंड मनी इज वेरी इमोशनल थी, वेरी पर्सनल थी। करेक्ट। एंड मनी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, राइट? और ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। एब्सोल्युटली। तो कैसे पता लगाएं कि ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर है इज राइट पर्सन, ये मिसली नहीं करेंगे? बिकॉज बहुत सारी क्या होता है, मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि एडवाइजर ने बताया कुछ और बाद में हुआ कुछ और, राइट? तो ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर है ये सही एडवाइजर है? तो क्या पैरामीटर्स होते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर को चेक करने के लिए बिफोर वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग आवर मनी विद दैट पर्सन? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहले आप आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो, ठीक है। कि कितना काम किया बंदे ने, क्या एक्सपीरियंस है उसका। फिर आप एफई से डेटा चेक कर सकते हो कि whether he is registered or not, Okay. that entity is registered or not. ओके। एक्सपीरियंस की तरह आप बेशक आप अपने क्लाइंट्स के कुछ आपके क्लाइंट्स का आप अगर वो रेफरेंस मांगते हैं राइट। तो वो हमारे केस में वो हैं। हाँ। एंड कहीं ना कहीं आज आई थिंक इन्वेस्टर आर स्मार्ट, जब वो मिलते हैं तो वो सवाल ही उनके ऐसे होते हैं हाँ। कि वो कहीं एक वाइब आ जाती है कि यार कितना बंदा सही, बट स्टिल ऐसे हैं जो फेक भी काम करते हैं। आई थिंक सर्टिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस कितना है उसने, वो 20 साल की जर्नी या उसकी 10 साल की जर्नी में उसने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मार्केट क्रैशेस देखी हैं। अब मेरे को 20 साल हो गए, मैंने 2008 का भी क्राइसिस देखा, यू नो, उसके बाद भी जो क्राइसिस, कोविड देखा, तो सब कुछ देखा। तो आपको कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस काम आता है, वो बिल्कुल आता है। और फिर एक आई थिंक एक इन्वेस्टर का लग भी है कि भाई उसको अच्छा सलाहकार मिल गया, राइट। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये सब तो चलो ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, उसके मार्केट के बारे में हो गया, एफी डेटा हो गया। क्या मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं आपको अपना एडवाइजर बनाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कैन आई हैव वर्ड विथ योर टॉप 10 क्लाइंट्स, तो क्या आप मुझे अपने 10 क्लाइंट्स के नंबर देंगे, मैं उनसे बात कर लूँ आपके रेफरेंस के बारे में? देखिए, पहली बात तो अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो मना कर देता हूँ पहले, बिकॉज हमारे लिए सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट्स एग्जैक्टली। मैं क्लाइंट क्यों हमारे पास आता है, तो इसको कहीं ना कहीं पता है कि यार मैं प्राइवेट पर्सन है वो काफी। कोई क्लाइंट है जो कि एकदम बिंदास है होते हैं, तो हम उनसे पर्सनली परमिशन लेते हैं कि सर ऐसा है तो आप कर सकते हैं, आप परमिशन मेरे को देंगे। मैं रैंडमली नहीं दूंगा ना, मैं सबको बोलना भी चाहूंगा कि आपको देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट पर्सनल फाइनेंस, ठीक है, तो इट शुड रिमेन पर्सनल। ओके, राइट। तो आप आई थिंक यू हैव टू टेक अ कॉल समवेयर। आप ऐसे क्लाइंट से पूछ के कि नहीं कर सकते। देयर आर सम क्लाइंट जिनके साथ हमारा एनडीए साइंड है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ओके। इट इज ओके। और क्लाइंट की खुशी हमारी खुशी है। तो सपोज अगर क्लाइंट कहता दे दो, तो फिर आप दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे देते हैं, बात कर लेते हैं उससे। कितनी बार ऐसा हुआ कि क्लाइंट हमारे ऑफिस आए हमें विजिट करना, और कहीं ना कहीं भी जब हम मिलते हैं लोगों से तो वी कैन फाइंड आउट कि भाई ये जो एडवाइजर है नॉलेजेबल है, पर्सन है, तो मार्केट इतनी ओपन है कि आप छुपा नहीं सकते हैं। देखिए इसमें एक और चीज है, मैं एक और एस्पेक्ट ऐड करता हूँ कि इसमें देयर आर टाइम जहाँ पर मैंने अपना खुद फैमिली का पोर्टफोलियो दिखाया अपना क्लाइंट को, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये अच्छा बड़ा पॉइंट मिला तो कि मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि सर ये देखिए मेरी डिसिप्लिन देखिए, पेशेंस देखिए, रिबैलेंसिंग होती है portfolio की। I think this is the most important criteria to find out if you can show your personal portfolio. Absolutely, And result speak more than anything. 100%.
राइट। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी मिठाई खुद खाता हूँ। खाता है, बिल्कुल खाता है। आपको Right. कॉन्फिडेंस भी आता है। Right. आप मैं अपने बच्चे का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ क्लाइंट्स को, उनको आइडिया मिल जाता है कि यार थैंक यू, दिस इज वंडरफुल थिंग। एंड ये हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि किसी भी एडवाइजर को आप जानना चाहते हैं, बिफोर यू गिव योर मनी यू शुड वेरीफाई द एडवाइजर वो कैसा है कैसा नहीं है, राइट। 100%। नाउ बड़ा देखिए ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है लेकिन पूछूंगा बिकॉज ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आजकल जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं इन सब में एक वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। आप उसी बैकग्राउंड से आए, दे हायर एमबीए पीपल जैसे आप थे, और अच्छा अंग्रेजी बोलने वाले गर्ल्स एंड लड़के कोट पैंट पहन के आ गए, सर आई एम योर आर एम, ठीक है, वो भी एमबीए करके आया है। और आपने बोला कि भैया बैंक में कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं तो चलो जॉब करता हूँ प्राइवेट, जो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अकाउंट में बैंक में अकाउंट है, अब बैंक से कॉल आया, सर आई एम सो एंड सो और मैं आपका आर्यन हूँ या मैं आपकी आर्यन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो आएंगे, वो मुझे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मुझे बताएंगे सर ये है वो है। और दूसरी तरफ हो गए जैसे आप जैसे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस होल्डर है, तो जो बैंक की आरएम्स होते हैं, क्या ये एक्चुअली में कस्टमर को उसके गोल के हिसाब से जेन्युइन प्लानिंग देते हैं? डू दे जस्टिफाई द गोल और दे आर फोर्स्ड टू सेल समथिंग व्हिच इज नॉट राइट फॉर द कस्टमर? बिकॉज बैंक का प्रेशर तो करना पड़ता है। सर आप उस बैकग्राउंड से आए और आप खुल के बताइए सर। देखिए ये तो सच है कि इनफैक्ट दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी, मैं भी पर्सनली उस कैटेगरी में था जहाँ पर मैं क्लाइंट का हित देखता था कि क्लाइंट को अगर मेरे साथ जुड़ना है। आज देखिए, आज इट्स बीन 20 इयर्स, देयर आर फ्यू क्लाइंट्स, इनफैक्ट 80 to 90 क्लाइंट्स जो अभी तक जिनके हम पोर्टफोलियोज देख रहे हैं 20 साल में, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा हमने। सो दैट्स देयर। बैंक का जैसे आपने पूछा, बैंक में ये चीजें तो होती हैं, देयर आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर, टारगेट प्रेशर बहुत होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो आप अगर स्किल सेट है, एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, तो आप शायद सर्वाइव नहीं कर पाओगे वहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली बैंक में ऐसा होता है कि हर 6 महीने साल भर में आपके आरएम्स चेंज हो जाते हैं, या वो बेटर ऑफर कहीं को मिल जाता है, वो चले जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है जो एक इन्वेस्टर के साथ जो बनता है। बिकॉज नया बंदा कोई आएगा, नया बंदा फिर से उसका क्या स्ट्रैटेजी होगी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, कैसे वो मैनेज करेगा। यहाँ पर क्या होता है कि आप क्लाइंट से बने होते हो, साल भर आप टिके रहे और उसके बाद आरएम चेंज हो गया। तो दोनों चीजें हैं। अगर कहीं जैसे हम थे, हम बड़े सीरियस थे काम को लेके, भाई क्लाइंट का इंटरेस्ट इज नंबर 1। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन था कि हमने फिर बोला कि नहीं यार, इसको खुद ही शुरू तो करते आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं बैंक के आरएम के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। नंबर एक, मुझे देखिए मैं खुल के वैसे कहता हूँ कि हमारा पॉडकास्ट जो है वो लोगों के भले के लिए होना चाहिए, राइट। Correct. तो मुझे ब्लाइंडली बैंक के आरएम को भरोसा नहीं करना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि वो आपने बोला प्रेशर है, और जो प्रेशर है तो फिर वो बेचेंगे, और प्रेशर में बेचेंगे तो क्लाइंट गैस तेल लेने मुझे देख सामने चले साइन नहीं करते, कुछ करते हैं, और मैं इस समय जब चला जाऊंगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, या मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी, राइट। तो एक तरीके से प्रेशर है तो वहां पे सेलिंग भी होती है, वो गड़बड़ होती होगी बिकॉज बहुत होती है। ये तो आपको आर्टिकल्स में मिल जाएंगे, राइट, वो होती है। मैं कई बार उसके बारे में बात करता हूँ, वी शुड नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन द आरएम साइड। और अगर वो है भी अच्छा कर रहा है तो उसको जॉब छोड़ के जानी है, राइट। तो वी शुड नॉट, मतलब सेकंड बात ये थी कि चलो वो तो बैंकर्स हो गए, जब आप जैसे जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, तो क्या फिर आपकी जो एडवाइस है, जो आपकी जो अपन एडवाइस है, मानो मेरे पास बैंकर भी आता है और आप भी आते हैं, तो मुझे किसकी एडवाइस पे भरोसा करना चाहिए? देखिए आपको दोनों का सुनना है। आपको बैंकर आएगा तो उसके पास वेट ज्यादा है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ ब्रांड। हम शायद इतने बड़े ब्रांड नहीं है, एक अपने सर्कल में शायद हो सकते हैं। तो आपको सवाल करने हैं, बिल्कुल सवाल करने हैं कि आप। लेकिन सॉरी, मुझे ब्रांड से मतलब नहीं है यार, मेरी डॉटर आज मान लो 5 साल की है, मुझे 15 साल में उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या ब्रांड का अचार थोड़ी डालू भैया, मेरे को तो पैसा चाहिए उस टाइम पे। उस टाइम में भी ब्रांड काम नहीं आएगा। आपने सही बोला, तो इसीलिए मैं हो गया था। तो अगर ये वाले, अगर आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर जैसे आपके 5 साल की बिटिया है, तो मेरे हिसाब से उसमें 100% आपको एक वेल्थ फर्म का सपोर्ट लेना चाहिए। बिकॉज दे आर प्रमोटर्स, उन्होंने कहीं जाने नहीं, कोई प्रेशर नहीं होती है, कोई टारगेट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई टारगेट नहीं है क्या मुझे इतना करना है। माई क्लाइंट इज हैप्पी। हम कभी क्लाइंट को फोन भी नहीं करते कि सर एक नया फंड आया या एक नया स्टॉक आप ले लीजिए, नहीं, हम सिर्फ ये बोलते हैं सर जिस दिन आपके पास एडिशनल पैसा होगा हम मुझे फोन करो, हम डिस्कस करके आगे करेंगे। क्योंकि हमारे पास प्रेशर नहीं है, तो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनना एक बड़ा अच्छा रहता है। तो आप जो स्टार्टिंग में कहा था, जब आप किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं तो क्या पहले क्लाइंट का गोल सेट करते हैं, उसके बाद पता शुरू करते हैं, या कोई फंड आया सर डालो आगे बढ़ो? नहीं, देखिए
इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं और कुछ स्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ। हम तो वैसे भी मुश्किल से 30 साल पुरानी इंडस्ट्री है फाइनेंशियल सर्विसेज। 79-80 में सेंसस सब स्टार्ट हुआ, राइट वी आर नॉट यूएस, राइट। हमारी मार्केट इतनी मच्योर नहीं है, Mature। कुछ स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे इंडिया Right। में। तो बट जो हमने वो सीखा, हमने ये सीखा अपने 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कि सबसे पहले तो आपको क्लाइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड रिस्क प्रोफाइलिंग। कि आपको शायद लगता है कि आप बड़े एग्रेसिव हो, पर जब सवाल आपके पास कुछ ऐसे आ गए हैं या मार्केट सिनारियो ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर आप 5% का डाउनफॉल देखते हैं तो आपका बिहेवियर जो है चेंज चेंज हो जाता है। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क प्रोफाइलिंग। उसके बाद फिर जो भी इसके फाइनेंशियल गोल्स है, बिकॉज फाइनेंस आप देखिए ना, आपको गुड़गांव अगर जाना है तो आप जीपीएस लगाओगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा डेढ़ घंटे में पहुंचोगे, तो सेम इज दिस। तो आप इस क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल बना के उसकी गोल प्लानिंग करते हो कि ये आपके गोल्स हैं और उसके लिए इन्वेस्ट वो बताता है, क्लाइंट बताता है, क्लाइंट बताता है, बट आप पूछते हो उससे, राइट? वो तो पूछना है ना, मेरे को तो उसको डायरेक्शन देनी है ना। सो इट्स लाइक बिगिन विद एंड इन माइंड। आपने उसे गोल क्लियर कर दिए, फिर आपने बोला सर अब आप इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब जब ऊपर नीचे होगा तो आप घबराओगे नहीं, आप गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल, दैट वर्क फॉर द क्लाइंट। एब्सोल्युटली 100%, एंड यू आर देयर, यू आर ऑलवेज You are देयर। there। आपका फोन 24 घंटे और ये बैंक के केस में नहीं होता, ये कोई और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बंदा जॉब कर रहा है, वो जॉब छोड़ जाएगा तो फिर हाँ, जॉब छोड़ के अपना काम शुरू कर सकते तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोई और आ जाएगा वहाँ पे। हाँ, वहाँ पर तो चलता है। तो ये जारी रहता है। मैं जैसे आप पहले बताया, दिस इज पर्सनल फाइनेंस, इट शुड रिमेन पर्सनल एंड इट शुड बी वेरी सीरियस। Very seriously। सीरियस है। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके रिलेटिव्स भी बैंक में काम करते हैं, तो कुछ पोर्टफोलियो वहाँ चला जाता है। तो मैं वही कर रहा हूँ, सब जो जाना है वहाँ जाए, लेकिन आप यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर, बिकॉज कोई आपको कल को आप अपनी फैमिली का आप टेक केयर कर रहे हैं, Right। तो आप अपने गोल्स आपके हैं, कोई उसको हेल्प नहीं करने आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो यू हैव टू बी वेरी और सीरियस। जहाँ यार पैसे की बात आती है ना अमित जी, पैसों कम पैसों से होता है यार, पैसों में फिलोसफी कम नहीं आती है। करेक्ट, और दूसरी बात एक और है, जब पैसा जेब में नहीं होता कोई साथ नहीं देता, बिल्कुल सही बोला आपने। इसलिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ। पैसे की हमारी बात आती है, यूज बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी क्लियर। यूज योर फाइनेंशियल एडवाइजर, उसमें दम होना चाहिए, जो भी बंदा हो दम होना चाहिए। करेक्ट, डू नॉट गिव योर मनी टू एनी चंपुला, सिंपल टॉम डिक हैरी, इट्स वेरी सीरियस मनी। एब्सोल्युटली। मैं तो बोलता हूँ कि आप इतनी मेहनत करके आप Right। कमाते हो, और आजकल इतने स्कैम हो रहे हैं, आजकल इतने पता नहीं क्या क्या चल रहा है मार्केट में, राइट। तो उसमें तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है तो कंट्रोवर्शियल, पर बहुत जरूरी है पूछना, बहुत लोग फंसे इस चक्कर में। आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, और अभी देखो सेबी ने डंडा भी चलाया कईयों के ऊपर, कईयों की तो हवा टाइटली भी कर दी, मजबूरी में आना पड़ा सेबी को, इतनी सारी एडवाइस होती है, ये स्टॉक होती है। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो अब ये आते हैं, इनके फॉलोअर्स भी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है। क्या मैं जैसे कॉमन आदमी हूँ, मैं जॉब करता हूँ, टाइम ही नहीं है, तो क्या मैंने कई सारे देखे, अब मैं यूट्यूब में गया, मैंने सर्च किया हाउ टू इन्वेस्ट मनी, तो कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे। क्या मुझे इन फाइनेंशियल एडवाइजर्स से, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया में, क्या मुझे इनकी बात माननी चाहिए? क्या मुझे इनसे एडवाइस लेना चाहिए पैसों को लेके, इनके वीडियो देखूं और इनसे देख के मैं पैसा पर डाल दूं? तो इज इट राइट और ये टोटली गलत है? खुल के बोलो सर। सर देखिए, इन्वेस्टमेंट में आपको, जैसे मैंने बताया, आपको काफी सीरियस रहना पड़ता है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अगर आप देखोगे, ये कब से आए हैं, या आई थिंक कोविड के बाद से चालू हो गए सारे, तभी एकदम बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गया। मैंने भी थोड़ा स्टडी किया है इनके, पर्सनल जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, ये दे आर प्रीटी डेटा ड्रिवन, कि भाई मार्केट में क्या, एक अपनी रिपोर्ट एक पढ़ ली, वो भी पूरी नहीं पढ़ ली उन्होंने, थोड़ा सा सिंस अब उनकी फॉलोइंग अच्छी हो गई है, तो एक वो नाम ब्रांड बन गया अपने आप में, तो लोग उनको सुनते हैं, और सुनना भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है इसमें। बट पर्सनली मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले उस बंदे की क्रेडिबिलिटी तो चेक करो, चेक करें कितने साल से वो इस फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में है भी कि नहीं है, ठीक है, उसको क्या पता है, उसने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे मार्केट के, उसका खुद का पोर्टफोलियो कितना है। ये जितने भी मैंने पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल जो देखे हैं, जो बोलते हैं अपने आप को, एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेलिंग कोर्सेज। आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, कोर्सेज या टूल्स या सॉफ्टवेयर, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। हम एफएनओ करते हैं कि हम आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो मेरे हिसाब से आप सुनो, देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन इज प्लेंटी, बट नॉलेज एक अलग चीज है। तो आप जो, अब हमने 20 साल दे दिए इंडस्ट्री में, हमने ऊपर भी देखा मार्केट, नीचे भी देखा मार्केट, एक एक चीज एनालाइज करके हमने टेस्ट करी, और अपना अपने सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो पे हमने टेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से इट्स अ सीरियस मैटर। आपको
क्रेडिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या कोई आपके ऐसे इन्वेस्टर कस्टमर हैं जिन्होंने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बात मानी, पैसा लगाया, पैसा डूब गया, ऐसे एग्जांपल है? देखिए है काफी क्लाइंट्स जिन्होंने किया बट पैसा डूब गया। अब मुझे नहीं बताया उन्होंने कि डूबा है कि नहीं डूबा, बट सर्विस के लिए उन्होंने कॉल किया था। ये थोड़ा तो वही हो गया ना बात हुई। हमने हाँ तो हमने क्लियरली बोला उन्होंने कि सर जिसने आपको करवाया आप उनसे पूछ लीजिए। फिर क्या बोले? वो कहते यार वो तो हो नहीं सकता ये वो, तो आई हैव टू टेक अ तो चले के लिए आप ये कह रहे हो कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की बात मानी, पैसा लगाया, घाटा हुआ, चोट लगी, वापस आपके पास ही आए। हाँ आगे वो सर्विस के लिए आ गए, तो मैं तो दे भी नहीं सकता था सर्विस में कैसे, जब मुझे बैकग्राउंड ही नहीं पता मैं कैसे हेल्प करूँ क्लाइंट। सो इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं जी कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बात ना मानो, पहले कम्स टू मनी, और अगर मानते हो तो जाके उसको देखो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितने साल से उसका खुद इस इंडस्ट्री में है कि सिंपल फंडा है उसमें मनी मैनेजमेंट है कि नहीं करता, और खुद की मिठाई कैसी है, उसका खुद का देखो ना पोर्टफोलियो कैसा है। Exactly. अगर वो बड़ी बड़ी बातें करता, दिखा नहीं तेरा कितना मैं पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो दिखा सकता हूँ, 20 साल पुराना पोर्टफोलियो दिखा सकता हूँ। करेक्ट, तो हमें पता चल जाएगा। तो भैया हमें फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से एडवाइस नहीं लेना चाहिए। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो अगर कोई दे रहा है तो बोलो भैया बताओ अपने आपको अगर टेस्ट करना है, आप 5-10 लाख रुपए अगर आपके पास है, आपको सुनना है उसका, आप सुनो, सुनो। बना किसी का, बट आपका जो सलाहकार है अगर है कोई, तो आप उससे एटलीस्ट डिस्कस तो करो। करेक्ट, और वहां से उनसे बात बिकॉज वही रहेगा। यू कैन नॉट टॉक टू देम। ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, हम इनकी हमारे क्लाइंट्स दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली, हम इतने क्लोज हैं अपने क्लाइंट्स के कि हम यू वोंट इमेजिन, हम उनके बच्चों की बर्थडे पार्टी पे हमें बुलाया जाता है, उनके बच्चों की जो मैरिज एनिवर्सरी होती है, वेडिंग होती है, फर्स्ट बर्थडे होता है बच्चे का, हमें बुलाया जाता है। राइट, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है क्लाइंट के साथ। Right, तो right. ये फाइनेंशियल सर तो आपको सिर्फ सामने दिखता है, क्यों ना कोई यूट्यूब ये कहाँ आएगा आपको। करेक्ट, भाई उसको क्या पता है कि उसके फाइल लाइफ में क्या हो रहा है, उसको क्या पता है कि उसका डिवोर्स उसका चल रहा है, उसको किस मैं लॉ से इसी गुजरना है। बात पे आता हूँ कि एक तो पहली बात तो वो फाइनेंशियल एडवाइस करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन आप चेक करो जाके, जो बताते भी है, देखो ये बातें हो सकता है लग रही है नेगेटिव है बट रियल बातें हैं। वो जो अपनी क्वालिफिकेशन ही बताते हैं वो भी सही नहीं होती है। नहीं कहीं केसेस तो क्वालिफिकेशंस हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कई सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कितना काम किया है, काम कितना किया है। सिंपल सी बात है। आप अगर 10 साल इंडस्ट्री में रहे हो तो आपने 10 साल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम पे क्या किया। ये जो फॉलोअर्स, लाखों फॉलोअर्स है, वो फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवाइस इंपॉर्टेंट है। 100% बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों मुद्दा ये है कि आप पैसा आपका है, आपकी मर्जी है, हम किसी यहाँ बुराई करने नहीं बैठे हैं, बट हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि भैया पैसा देने से पहले आप ठोक बजा लो देसी भाषा में, नहीं तो फिर जब डूबेगा, जब चोट लगेगी तब दर्द होता है। इससे पहले हमें देख लेना चाहिए, और फाइनेंशियल से एडवाइस नहीं ले, मैं खुद ही बोलता हूँ, डू नॉट, मैं खुद पैसे कमा चुका हूँ यार अपने। बहुत अच्छा बोलता है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, अरे बहुत अच्छा आदमी है, लगा दे भाई लगा दे। मेरे घर में मेरा भाई फंस गया जाके। हम मिलेंगे क्या, आप हमें गाली नहीं होते, हम आपको पोर्टफोलियो यू आर सेलिंग मी राइट। देखिए हमारा काम है अच्छी क्लाइंट से साथ जुड़ना। यस यस यस, डेफिनेटली विल कंसीडर दैट टाइम। सो अब आते हैं कैसे पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। मैं एक 30 साल का मान लेता हूँ, 30 साल का हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, 1 लाख महीने में कमाता हूँ, सिंपल सिंगल अर्निंग फैमिली है, अकेले पैसे कमाने वाला हूँ। अब मैं पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ। अब बहुत सारे हमारे यंग बच्चे भी हैं जो इस कैटेगरी में हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या लोगों को जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, या फिर उनको वेट करना चाहिए जब बहुत पैसे कमाऊंगा तब स्टार्ट करना शुरू करूंगा, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जब मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मुझे इन्वेस्ट जो है कैसे करना चाहिए, कहाँ का इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, समझ गया। देखिए पहला सवाल जो है आपका वो ये है कि मुझे जल्दी स्टार्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए जब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। जब आप देखिए क्या होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिंग में कि कंपाउंडिंग, राइट, कंपाउंडिंग मैटर्स। जिसको ये थ्योरी समझ आ गई, मैं लिख के देता हूँ कि वो पैसा बनाएगा। ठीक है, तो आप कंपाउंडिंग के जल्दी लिए स्टार्ट आपको करो। कंपाउंडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और जो 22 साल का लड़का या 23 साल का है बच्चा जो है जो ज्वाइन करता है, बेशक वो 25,000 सैलरी कमाए, 30,000 सैलरी कमाए, 15,000 सैलरी कमाए, कुछ पोर्शन उसका इन्वेस्टमेंट उसकी होनी चाहिए। ऑब्वियसली मंथली मोड में ही करेगा वो, बिकॉज सैलरी उतनी नहीं होती है। बट इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले लेना है, दैट इज मेडिक्लेम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट राइट। मेडिक्लेम लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गॉड फॉरबिड कुछ हुआ तो आपके पास एटलीस्ट कवर तो है, 5 लाख 10 लाख कवर तो है आपके पास। सो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आपने बोला मेडिक्लेम लेना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, यस, आपका मेडिक्लेम, आपका एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होती है। एंड यस, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। ओके, तो मुझे क्या चेक करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
अगेन आपको सबसे पहले देखना है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से। इस साल में बंदा उतना सोचता नहीं, चल पैसे कुछ आ रहे कहीं डाल देता हूँ, यही सोचता हूँ। नहीं, सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा। देखिए, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं प्लान कर रहे हैं, यार मैं बाहर जाता हूँ, फ्रेंड्स के साथ जाते होंगे, बिल्कुल जाते होंगे, तो आप प्लान करते हैं ना कि यार हम सुबह 6 बजे निकलेंगे, गाड़ी उठाएंगे, हम नैनीताल पहुँचेंगे या हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ होटल देख लेंगे या कर लेंगे। जब आपने अपने छुट्टियाँ मनाने के लिए आपने जब प्लानिंग कर रखी है, तो ये तो अपना लाइफ का सवाल है। ओके, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, किसी के साथ बैठना चाहिए। अगर खुद भी आप इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, आप करें और प्लान बना के तो करें। आप कह रहे हैं कि जल्दी इन्वेस्ट स्टार्ट करो, 100% गोल बना के स्टार्ट करो, Yes. और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा जब आप लगातार इन्वेस्ट करोगे। लगातार करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना एक समझीता जाता एग्जांपल हूँ मैं। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड। ओके, टुडे आई एम 43 44। राइट। तो कोई बताना चाहोगे कितना हो गया पोर्टफोलियो, कितने गुना बढ़ गया पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया है कि मैं आज चाहूँ तो मैं यू कैन रिटायर मैं फ्रॉम, रिटायर कर सकता। रिटायर तो खैर मतलब यू लव दिस वर्क, बट इतना पैसा बन गया, फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हो। You can- ठीक है यार, डिसेंट घर में रह रहे हैं, गाड़ी रखी है, अपना कर सकते हैं, बच्चे Life is shut now. कर सकते हैं। बट सिंस मेरा पैशन है और मैं चाहता हूँ कि यार और हम इसमें काम करें, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने मतलब 22 साल में स्टार्ट किया और उसी से इतना बना लिया पोर्टफोलियो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सर देखिए, बहुत बड़ी बात है ना यार ये तो। देखिए इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। मैंने जैसे आपको बताया, तो बीच में टाइम आए यहाँ पर 2008 के टाइम पे सैलरी भी हमारी कटी थी 30%। राइट, राइट, बट फिर भी आप लगे हैं। लगे रहे, हमने किया, हमने सही टाइम पे घर भी बना लिया, अपार्टमेंट ले लिया हमने, राइट, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हमने करी, ताकि आपका जो प्रेजेंट भी है वो भी सही रहे। तो क्या उसके लिए आपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया, कुछ खर्चे रोके या सब कुछ? बिल्कुल करते हैं? 100% खर्चे रोकने पड़ते हैं, खर्चे रोकने पड़ते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि शायद आप हर हफ्ते घूमते हो, हमने महीने में एक बार घूमना शुरू कर दिया। ऐसे ओके, थोड़ा ट्रैवल आप साल में 2 बार करना चाहते हो, हमने साल में 1 बार ट्रैवल बच्चे की बर्थडे पार्टी बाहर करना है, घर में करिए। हमने कर। तो छोटे मोटे वैसे वो सेक्रीफाइस तो क्या, आई थिंक मेरे लिए पूछे तो इट्स मोर ऑफ मनी मैनेजमेंट है। तो अगर कोई जैसे 40 साल का बंदा है, एसेट क्लास क्या लेना चाहिए? 40 साल का आदमी है, 100 रुपए जेब में है, तो किस तरीके से कहाँ कितना पैसा डालना चाहिए कि रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न अच्छा बनता है? ये रिस्क तो है, लाइफ इज अ रिस्क। आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये फिक्स डिपॉजिट्स सेफ रहते हैं, मैं कहता हूँ कि कहाँ सेफ है? अगर ऐसा होता तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों आपको सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस देती है उसमें? राइट, राइट, ठीक है। अगर रिस्क नहीं है तो फिर सेम 10% पे क्यों नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्यों कम होता है? कभी 6% होता है, कभी 7%, कभी और भी कम हो जाता है। तो आपको अगेन आपको अपना स्ट्रैटेजी देखनी है, भाई आपको चाहिए क्या। 40 साल का बंदा बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से ही यंग, वो 60 ईयर्स तक भी को अगर इन्वेस्टमेंट करता है, एग्रेसिव भी करता है, बट आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो 40 साल के बंदे के घर पे उसकी फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या वो डिपेंडेंट है, राइट, राइट, तो वो सारा एग्रेसिव नहीं कर सकता। राइट, तो कुछ पार्ट उसको कुछ शॉर्ट टर्म भी रखना पड़ेगा, भाई कभी इमरजेंसी आ गई तो पैसा निकालना पड़ेगा। तो कहाँ से वो निकालेगा, तो पूरी प्लानिंग है। सो इट्स अ स्ट्रेटजी, वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग, राइट, वेरी पर्सनल थिंग। ये नहीं आप कह सकते यार मेरे दोस्त ने यार इसमें डाल दिया, मैंने इसमें इतने पैसे बना लिए, ऐसा होता नहीं है। आपका अपना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स अ पर्सनल फाइनेंस। आपको बड़ा सीरियस रहना है इस चीज के लिए, ये कोई जोक नहीं हो रहा है। कोई लेमैन भाषा है क्या? 100 रुपए है, 40 साल का हूँ, कितना इक्विटी में डालूं, कितना डेट डालूं, कितना बैंक में? अगेन अगर सब कुछ सॉर्टेड है, मतलब कोई डिपेंडेंट नहीं है उसके फिलहाल अभी, मान लो डिपेंडेंट है, पूरा परिवार डिपेंडेंट उसके ऊपर, तो फिर वो रिस्क है उसके लिए। तो कितना ही कर सकता है? मेरे हिसाब से वो 10 से 12-20% के आसपास इक्विटी में डाले, बाकी सारा वो बैलेंस में में रखे, बिकॉज वो चाहिए होगा पैसा। हाँ, या तो प्लान करके नहीं मेरे को, और लाइफ अगर शॉर्टेड एसेट है, इतना खर्चा नहीं है, घर में और भी कमाने वाले लोग हैं, तो कितना? मेरे हिसाब से फिर तो 100%, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 100% इनटू इक्विटी। You are 100% equity player? 100%। सर आप तो छक्का मार देते हो, मतलब डरते नहीं बिल्कुल? नहीं, मैं नहीं रहता, मैं तो क्लियर हूँ ना, क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर एज पे वो पैसा चाहिए। और अगर आप हिस्ट्री देख लो तो रिटर्न्स आपकी बनती हैं। अगर आप आज की डेट में अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूँ तो 21% में मेरा CAGR बैठा हुआ है आज आज की डेट में। इवन मार्केट जब थोड़ा नीचे भी हुई है, ही काफी डिसेंट है। तो हाँ बच्चे ओके। सो गेम इज कंपाउंडिंग एक्चुअली, जो लोग समझ नहीं पाते समझते नहीं, क्योंकि पेशेंस नहीं है। करेक्ट। शुड आई इन्वेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड और इन यूलिप? एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। नहीं सर बताओ ना, पॉलिसी बताओ। देखिए यूलिप में मैं आपको बता दूं, दोनों इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में क्या रहता है कि आपके पास एक बुके ऑफ स्टॉक्स बन जाता है, ठीक है, 60 स्टॉक्स का एक बुके बन जाता है। एंड प्लस आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप बैलेंस खेलना चाहते हो, क्या करते हो आप उसमें इन्वेस्ट करो। यूलिप जो है उसमें भी आपको काफी चीजें मिलती है, बट उसमें सिर्फ एक चैलेंज ये है कि उसमें यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, 5 साल के बाद पैसे निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में अगर परमानेंट म्यूचुअल फंड है तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, ये टाइप। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी पूरी है उसमें। म्यूचुअल फंड यूलिप में ये है कि आपको एक थोड़ा बेसिक कवर मिल जाता है, आपको 10 टाइप्स का कवर मिल जाता है उसमें। आप एक वो है, तो मेरे हिसाब से
देखिए एसेट एलोकेशन जब हम बात करते हैं तो कुछ पार्ट आप यूलिप में रख सकते हो, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक फोर्स्ड सेविंग भी हो जाती है। राइट राइट, ये अच्छा रहता है। यस। करेक्ट। तो रिटर्न ज्यादा म्यूचुअल फंड में आता है या यूलिप में आता है? देखिए जो मैंने पर्सनली अपना देखा है तो प्लस माइनस हो सकता है, म्यूचुअल फंड ज्यादा दे सकता है क्योंकि उसमें आपके मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, यूलिप में जो होते हैं उसमें नहीं होते हैं। हाँ तो अगेन ये मतलब बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं सर, सिंस हम तो इंश्योरेंस आप अपना बताओ ना, क्लाइंट्स आप क्या सजेस्ट करते हो क्लाइंट्स को? मैं अगर अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर के जो इन्वेस्टमेंट हो वो इन्वेस्टमेंट देखे, रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्योरली आप टर्म प्लान ले लीजिए, दैट इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं यूलिप आप नहीं सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को, आप टर्म प्लान लेते हैं और म्यूचुअल फंड आते हैं? यूलिप भी हम देते हैं जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो एक वो निकालने की वो चाह रहती है, थोड़ा सा बढ़ गया मैं निकाल लूँ या मैं उसको देते हो? हाँ, तो मैं जहाँ पर मेरे को फोर्स सेविंग करानी है तो मैं वहाँ पर यूलिप 100% दूंगा। तो क्या आप यूलिप देने से पहले उस यूलिप के फंड परफॉर्मेंस चेक करते हो? 100% बिल्कुल, वो तो हमारा काम है। मतलब कोई भी बिना चेक किए आप कोई एडवाइस देते नहीं? यस यस। देखिए हम एक बड़े लिमिटेड सेट ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, हम सबके साथ नहीं काम करना पसंद करते हैं, बिकॉज आप उसके साथ काम करोगे जो आपके साथ रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में ठीक है, यूलिप जहाँ पे फोर्स सेविंग करनी है वहां कर सकते हैं, अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर म्यूचुअल फंड करो और टर्म में ले लो। टर्म प्लस म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। स्टॉक्स ले सकते हो आप। देखिए एसेट एलोकेशन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड सही है, आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो भी छोटा मोटा होना चाहिए, आपके पास एमएफ भी होना चाहिए। देखिए एमएफ में ना अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा लिमिटेड भी है तो आप म्यूचुअल फंड करो, और एट द सेम टाइम आप स्टॉक पोर्टफोलियो भी बना सकते हो, कुछ स्टॉक अपने अच्छे रख लीजिए, लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स ले लिए उसके। राइट राइट राइट। तो सारे एसेट क्लासेस आपके पास होने चाहिए। आप रियल एस्टेट भी ले सकते हो और यूलिप की पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा यू कैन बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें गलत क्या है। आपको लाइफ में मिल जाता है आपको, राइट? आपके पास भी क्लैरिटी हो गया, कल को आप भी बोल सकते हो यार मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, ये मेरे लिए सही रहा, तो आपको जब तक पता नहीं होगा तो। जब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे फोकस करना चाहिए रिटर्न बनाने में या पैसे सेफ्टी में? देखिए दोनों चीजें आप पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है ये। अगर आप मेरे से पूछें, मैं रिटर्न्स चेज नहीं करता हूँ, मैं कंपाउंडिंग का फॉलो करता हूँ, बिकॉज मैंने ये देख लिया है, आप स्टडी कर लीजिए, आप हिस्ट्री देख लीजिए, पैसा बनता ही कंपाउंडिंग से है। कंपाउंडिंग में है तो रिटर्न्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने साल रुकना पड़ता है? 5 साल 10 साल? देखिए आप अगर 20 साल के हैं तो आपकी प्लानिंग कम से कम 50-60 साल की होनी चाहिए। जल्दी जल्दी पैसा कमाना, जल्दी रिटर्न बनना चाहिए। जल्दी तो फिर रिस्की है, जल्दी रिस्की है, फिर तो पीएमएस वगैरह भी है, काफी है हमारे पास, प्रोडक्ट्स तो बहुत है, लेकिन आपको तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए, पैसा डूबे ना या रिटर्न बनाना चाहिए? दो में से क्या? आई थिंक दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए, तो आपको बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका तो डेफिनेटली आप थोड़ा एग्रेसिव ले सकते हो। आप 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप 80 रुपये आप इक्विटी में डाल सकते हो, 20 रुपये आप कहीं डेट में पार्क कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म कहीं गॉड फॉरबिड कुछ जरूरत ना पड़ जाए, या रीबैलेंसिंग के लिए आपको जरूरत है पैसे की, तब आप कर सकते हो। अगेन आपको गोल पहले डिसाइड करना कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। देखिए आप लाख रुपया डाल रहे हो उसमें 20% कमा रहे हो, या 1 करोड़ डाल रहे हो उसमें आप 20% कमा रहे हो या 15% कमा रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि रिटर्न अगर आप चेज करोगे तो आप हमेशा उसी में रहोगे। तो आपको फोकस करना है मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर मेरा 1 लाख है, मैं इसको 10 पे कैसे लेके जाऊं, रिटर्न आपकी जब आप लॉन्ग टर्म रिटर्न तो आपकी बनेगी। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने में फोकस करना चाहिए, तभी रिटर्न अच्छे बनता है? एग्जैक्टली आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखना, आपको करंट अमाउंट नहीं देखना है, राइट? और हमें दोनों चीजें पहले देखना है। यहाँ पर इन्वेस्टर अनफॉर्चुनेटली क्या करता है, पहले रिटर्न देखता है, लाख बढ़ाया 18% नहीं बनाया, या मेरे 12% ही बना, अरे 12% विद कंपाउंडिंग भी बहुत अच्छा अमाउंट बन जाता है। करेक्ट। तो वी नीड टू फोकस ऑन सेफ्टी ऑफ द मनी एंड आल्सो रिटर्न पार्ट। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। वो आपका क्या प्रोफाइल है उसके हिसाब से। एक बड़ा कॉमन सवाल है, आज से 3 साल पहले गोल्ड था 50,000 रुपए अभी हो गया 1.25 लाख रुपए पे। तो क्या अब लगता है गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, गोल्ड बढ़ेगा या गोल्ड इज? देखिए वैसे आप पूछ रहे हैं अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं मुश्किल से 1% ही इन्वेस्ट करूंगा गोल्ड में अभी, बिकॉज क्या होता है ना कि एक यूफोरिया बन जाता है। पहले तो ये समझना कि गोल्ड चढ़ क्यों रहा है, बेसिक एक क्वेश्चन है ये कि सेंट्रल बैंक्स वगैरह खरीद रहे हैं, बिकॉज डॉलर को लेके थोड़े से कंट्रीज वो गई हैं, तो वो गोल्ड परचेज करते इसलिए वो हो गया। तो यस गोल्ड एक अगेन एक एसेट क्लास है, बट इट्स जनरली हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो उसको हम ऐसे देखते हैं। ठीक है 1-2 साल में गोल्ड ने परफॉर्मेंस दी हुई है, आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं रखो, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा आई थिंक आपको सोच समझ के करना चाहिए। अभी गोल्ड में आप सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पर्सनली मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो गोल्ड में मुश्किल से 5% होगा, वो भी एक फंड के से थ्रू, बट अभी मैं गोल्ड तो नहीं लूंगा।
पर्सनली मैं नहीं दूंगा। और पहले आपने किया था किसी का 5% का आसपास मेरा एलोकेशन होगा गोल्ड में। जो आपने एडवाइस किया? हाँ, अगर किसी गोल्ड इन्वेस्ट करना है तो क्या फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या ETF लेना चाहिए गोल्ड? देखिए दोनों चीज़ें हैं, फिजिकल गोल्ड भी आप ले सकते हो, पर अगर फिजिकल गोल्ड लेना है तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो गोल्ड कॉइन्स होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, वो रहता है। ETF अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ETF में आपको गोल्ड तो आपको स्टोर करना है, तो उसके भी आपको चार्जेस देने हैं लॉकर के। ETF में नहीं लेने। ETF आपका पेपर है, वो ETF होता क्या है इसमें बताइए? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अच्छा। वो आपका जो गोल्ड है प्राइस को मिरर करता है, वही चीज़ है सेम। तो मतलब वो कंपनी वाले हमारे पैसे से गोल्ड खरीदते हैं, उतने पैसे ऐसा कब? यस 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 यस, जैसे सिल्वर भी ऐसे ही रहता है। अच्छा, तो आप कहते हैं ETF ले सकते हैं, तो कितना रिटर्न बढ़ सकता है अगर गोल्ड का ETF लेते हैं आने जो गोल्ड का प्राइस है वो मैंने कहा आपको उसी को मिरर करता है वो। तो आप Exchange traded रिटर्न की बात करें आने वाले 3 साल में, लगता है गोल्ड ETF अगर लेते हैं तो रिटर्न बढ़ सकता है कुछ? देखिए ये प्रेडिक्ट अगर किसी को पता होगा तो फिर वो नोबडी कैन प्रेडिक्ट। नोबडी कैन प्रेडिक्ट। एंड गोल्ड प्राइसेस कब नीचे आ सकते हैं कुछ कह नहीं सकते, इक्विटी कब होती है कुछ कह नहीं सकते। आपको बस एलोकेशन देना है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री देखो तो गोल्ड ने हमेशा 11-12% पे ज्यादा दिया नहीं है। मेरे इक्विटी अगर आप अपना सेंसेक्स ही देख लें, निफ्टी देख लें, तो 15-16% का हमारा रहता है। ओवरऑल बना हुआ है। यही अगर फंड में डालते हो तो फंड की रिटर्न्स और बेटर हो सकती है। तो बेसिकली हम जिसको कहते हैं कि आप अल्फा एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हो। इफ यू इन्वेस्ट ऑन दैट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड या स्टॉक वगैरह जैसे भी है, पीएमएस प्रोडक्ट्स आज की डेट में बहुत है। ये बड़ा कॉमन चैलेंज है, सवाल भी है। कोविड के दौरान में आपको बता दें लोगों के पोर्टफोलियो अप टू 50% माइनस आ गए थे, राइट? और लोगों ने सो बचाना शुरू कर दिया था। तो पहला ये है कि जब इस तरह का टाइम आता है, जब मार्केट एकदम डंप करती है, तो उस समय क्या हमें अपने पैसे को इन्वेस्टेड रहना चाहिए या निकाल के SIP बंद करके भागना चाहिए मार्केट से? नंबर 1 क्वेश्चन ये, इसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो जब मार्केट में जब ऐसा परेशानी आती है इस लेवल की जब आती है तो वो हमेशा एक सिग्नल होता है कि भाई आपको पैसा डालना है। बिकॉज आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं। जो चीज आज आपको 100 रुपए की मिल रही है वो आज मार्केट क्रैश होने के बाद वो 70 रुपए पे आ गई है। आपको मोमेंटम पता है कि भाई अर्निंग्स वापस से अच्छी हो जाएंगी तो मार्केट फिर से उठेगी। तो आपको वो टाइम जो है उसमें आपको अगर आपके पास पैसे हैं, एडिशनल मनी है, तो आपको 110% जाना चाहिए। इनफैक्ट दोनों हाथों से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं है पैसे तो आप चुपचाप करके बैठिए, लेट इट ग्रो, वो होगा। बिकॉज जो चीज नीचे जाती है वो ऊपर आती है, आप हिस्ट्री देख सकते हैं। लोग तो 100 रुपए का सुनते जा रहे हैं, अमित जी 5 लाख था, 10 20 50 लाख था, 20 लाख बचा है, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर मीडिया वाले चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सेंसेशनल चीजें में ना इंपॉर्टेंस काफी लोगों को मिलती है जब मीडिया चलाता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये पर्सनल फाइनेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपको गोल्स क्लियर है, जब आपको पता है कि भाई मेरे को 10 साल के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट है। ये तो फेज आ गया बीच में, 2008 में भी ऐसे ही हुआ था। 50% 60% मार्केट कोलैप्स हुई थी, जिसने हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उस टाइम पैसा था डाला, आज वही इतने गुना हो गया है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जब मार्केट डंप होती है तो इट इज द टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी? एब्सोल्युटली। लोग हो जाते हैं पैनिक। फंडामेंटल्स अच्छे जिसके हों, स्टॉक की अच्छा स्टॉक फंड है, अच्छा फंड मैनेजर है कोई, बिल्कुल आना चाहिए। ये बात तो कभी बोलते हैं कि इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट। बिल्कुल। अच्छा, जब मार्केट बढ़ती तब क्या निकाल लेना चाहिए क्या? नहीं, अगेन गोल अगर आपको कंप्लीट आने वाला है, 1 साल में गोल आने वाला है, तो आप रीबैलेंसिंग कर लीजिए। आप धीरे धीरे करके पैसा पुल आउट करना शुरू कर दीजिए। प्रॉफिट बुकिंग कब करें उससे? अगेन प्रॉफिट बुकिंग ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। प्रॉफिट बुकिंग का ये आपको तब करना है जब आपको पता है कि मेरा गोल आने वाला है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा बेटा 18 साल का जैसे जब होता है, जब वो होगा, तो मैं शायद 16 या 17 साल की उम्र में अपना पैसा जो है मैं निकालना शुरू करूँ, बिकॉज आई वुड बी नीडिंग दैट मनी। तो आपको गोल, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए गोल की। जब आपको गोल पता है कि यार मेरा आने वाला है गोल, तो आप पैसा निकालना शुरू करोगे, आप प्रॉफिट का बुक करोगे। या बीच में अगर आपको ऐसे कोई वरदान मिला है कि आज मैं पैसे निकालूंगा फिर मैं कल फिर डालूंगा, तो वैसा चलता नहीं है। लोग करते हैं पर चलता नहीं है ऐसा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मार्केट गिरने से पहले कुछ अंदाजा हो जाए और पहले पैसा प्रॉफिट बुक कर ले, निकाल ले, और जब मार्केट गिरे तो हमारा पैसा ना डूबे, हम पहले ही निकल जाए मार्केट से? आपको ना संकेत मिलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं उनको मिलते हैं। हम भी थोड़ा बहुत स्टडी जब करते हैं तो आपको नंबर्स चेक करते हो तो आपको आइडिया हल्का सा मिल जाता है। बट बॉटम का बनेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जो ये कह रहा है कि यार इतना रबड़ का बनेगा, मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता। बट यस, आप कर सकते हो। देखिए अगेन एक्सपीरियंस जिसका होता है, आप एक्सपीरियंस सीख सकते हो, सीखते हो। हमने अपने पोर्टफोलियो से सीखा कि आपका पैसा बुक कर सकते हो।
प्रॉफिट। तो आप क्या अपने क्लाइंट्स को बताते हो कि सर मार्केट अभी कोलैप्स हो सकती, होने वाले चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो पैसा निकाल लीजिए, या लगा रहने दीजिए डाउन होगा, या फिर पैसा निकाल दो सेफ्टी में दो, लिक्विड निकालिए अपने शॉर्ट, मतलब आपने डेट फंड में डाल दिया पैसे को, अब पैसा कोई डूबेगा नहीं मार्केट, और जब मार्केट फिर से क्रैश हुई तो आपने और पैसा डलवा दिया इक्विटी में, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका हमें पता है कि उनके गोल्स क्या है। ओके तो हम उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। ओके। अगर किसी का पैसे की जरूरत है आने वाले टाइम में, हम डेफिनेटली निकालते हैं। इसमें कोई हम दो राय नहीं है, हम सोचते नहीं है ज्यादा। बहुत से लोग दिन में अपना पोर्टफोलियो 5 बार देखते हैं, मोबाइल सबके आ गया सीन, और चेक करते रहते हैं, अरे यार ये हो गया वो हो गया। तो आप बताओ दिन में हमें हमारा जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, स्टॉक्स का, हमें कब अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए? द आइडियल टाइम कब है? ये दिन में आप 5 बार ही देखो, उससे पोर्टफोलियो तो चढ़ेगा नहीं। चढ़ना है, अर्निंग्स आएंगी, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, इंडस्ट्री अच्छी परफॉर्म करेगी, आपका पैसा बनेगा आपका। अब जो लोग देखते हैं दिन में, पता नहीं क्या ऐसा थ्रिल मिलता है, बीपी बढ़ाते रहते हैं उसको। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्या थ्रिल मिलता है आपको पोर्टफोलियो खोलने से। ठीक है, मेरा ये मानना है, आपको देखना, देखिए, आप देखिए। पर लोग खुजली होती है, देखेंगे फोन, अरे यार इतना हो गया, ये हो गया, वो ऐसा करते रहते हैं। उससे मिलता क्या? कुछ मिलता उनसे? मिलता कुछ नहीं है उसको, लेकिन एक अगेन इन्वेस्टर्स, डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। हम ऐसे इन्वेस्टर थोड़े अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि हम जब किसी इन्वेस्टर मिलते हैं, बट हमारी अपनी स्क्रीनिंग है, हम स्क्रीनिंग करते हैं कि यार वो एक्चुअली में सीरियस इन्वेस्टर है कि नहीं है। और हम उनको बोलते हैं कि सर देयर विल बी टाइम जब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा तो आपको पैनिक नहीं करना है। आई विल गिव एन एग्जांपल। सो कुछ टाइम पहले ना पीएमएस होता है, एक प्रोडक्ट है पीएमएस, जिसमें उस टाइम पे 25 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है इनिशियली। तो कैसे ने 50 लाख कर दिया, तो 25 लाख का पोर्टफोलियो था। एक हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया विद इंटेंशन 4 साल 5 साल हम रहेंगे और ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाएंगे। 2018 में अगर आपको टाइम याद होगा तो स्मॉल कैप का पीएमएस था, वो करेक्ट हो गया, वो 13 लाख पे पहुंचा। तो क्लाइंट वाज पैनिक, बोले यार ये क्या हो गया यार, क्या करना है? एक दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टॉप लॉस, वो करके हम निकल जाते। तो मैंने कहा सर आप मुझे एक चीज बताएं, हमें पीएमएस को इन्वेस्ट किए कितना टाइम हो गया? बोले 1.5 साल हो गया। मैंने कहा आपने कितना टाइम मेरे को बोला था यार एटलीस्ट 5 साल रखोगे आप? अब यकीन नहीं करेंगे, मैंने उनका पोर्टफोलियो 43 लाख पे 5 साल में निकाला मैंने। मतलब 2 साल में वापस से रिकवरी आ गई थी, 2-3 साल में निकाल दो। मैं यही कह रहा हूँ कि तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको अपना क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपने यहीं पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, सिंस अगर हम यहाँ नहीं होते, हम हैंड होल्ड नहीं करते, वो शायद लॉस में निकल जाते लॉस में। और दूसरा एडवाइजर हो तो शायद इतना नहीं होता। तो देखिए 10 चीजें पूछते हो आप, देखिए उस टाइम पे क्या होता है ना, देखो पैनिक होने आ जाते हो तो आपको सपोर्ट चाहिए होता, इमोशनल हो जाता है, आपको सपोर्ट चाहिए होता। आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप शायद गलत डिसीजन ले सकते हो। तो हमारा आई थिंक वही काम है, देखा दे। और आपको बिलीव था कि अभी 25 लाख लगाया है, मार्केट बढ़ेगा? 100% सर, हमारा भी पैसा लगा हुआ है ना। मैं तो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये रहता है। ये कैसे पता लगा है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, जब मैं उसको रिव्यू करता हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो सही चल रहा है या गड़बड़ है, उसमें कुछ चेंज करना है? कैसे पता लगा कि मेरा कितना रिटर्न होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, जिससे मालूम हो कि मेरी पोर्टफोलियो इज डूइंग गुड, या मुझे चेक करने की जरूरत पड़ती है? इसमें आप जब अपने सलाहकार के साथ बैठते हैं, पहली बात तो आप सारा डिस्कस करते हैं, तो आपका जो एडवाइजर है या आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसको आपका बारे में पता है, रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं कर रखी है, एंड ही नोज कि आपका क्या स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या है आपका। तो रिव्यू जब हम करते हैं या क्लाइंट जब देखता है तो देखते हैं कि अगर देयर आर टाइम्स जब क्लाइंट बोलते हैं कि यार मेरा रिटर्न नहीं बना, इसमें 15% ही आ गया, मेरे दोस्त तो 17% है या 20% है, तो हमें वो समझाना पड़ता है कि सर वो फंड अलग था, ये फंड अलग है, ये फंड हमने इस पर्टिकुलर गोल के लिए रखा हुआ है, वो अलग चीज है। वो कहते हैं नहीं हमें वही चाहिए, तो यहाँ पर कभी मिसमैच हो सकता है। तो अगेन आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है, आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है क्लाइंट के साथ। हाँ, रही बात फंड परफॉर्म करना नहीं करना, वो आप डेफिनेटली 2 साल में हम लोग रिव्यू करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि भाई कौन सा इनहेरेंट उसमें स्टॉक है, परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा। फंड मैनेजर भी इसमें करते रहते हैं। तो हमें कितने दिन बाद पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, एंड व्हाट्स द आइडियल रिटर्न ऑन माय पोर्टफोलियो? अगेन डिपेंड्स ऑन आपका क्या होराइजन है, टाइम होराइजन क्या है। जैसे मैं 10 साल में इन्वेस्ट 10 साल के लिए तो आप आराम से एग्रेसिव फंड में ले सकते हो। आपका एनीथिंग बिटवीन 17 to 20% आपका हर साल आना चाहिए। CAGR बेसिकली 2-3 साल। देखिए ये ऐसे रहता नहीं है, ये हमेशा ऐसा रहता है। तो 10 साल में अगर एवरेज देखोगे तो 18-20%। तो मुझे पोर्टफोलियो रिव्यू कब करना चाहिए? 1 महीने बाद में, 3 महीने बाद, 1 साल के बाद में? आई थिंक जैसे मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। आपकी जॉब चेंज हो रही है तब आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। आपकी प्रमोशन हो गई है, आपका नीचे आप जॉब छूट गई है, तब पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ता है, हमें जरूरी करना पड़ता है।
तो उसमें से मान लो कि फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या हमें चेंज करना चाहिए उसी पर तो नहीं, डिपेंड करता है कि फंड की क्या हिस्ट्री रही है, परफॉर्मेंस रही है। एकदम ही फंड मैनेजर चेंज हो गया है या एकदम ही चेंजेस हो गए तो डेफिनेटली स्विच करना सेंस बनता है। बट आप रेगुलरली अगर उसको चेक नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत ही रहती है उसमें नॉर्मली। पर रेगुलरली नहीं, बट अगर कुछ है तो हम कर सकते हैं, पर हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना। नहीं करना, डिफिकल्ट चेंज नहीं करना चाहिए। आपकी आपकी वही कह रहा हूँ ना, प्लानिंग आपकी खराब हो जाती है। अब आप गाड़ी चला रहे हो, अब आपको एक रूट आपको दिखा रहा है, आप पहले बोले नहीं अब ये रूट ले लेता हूँ, फिर आप ये रूट ले हुए आप कितनी बार ऐसा होता है। देखिए जैसे कॉन्सेप्ट है ना, ये बताना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट होता है सिंस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ना बिहेवियर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कॉन्सेप्ट एंकर, ये ज्यादातर एक स्टॉक में और रियल एस्टेट में देखा जाता है। स्टॉक में होता है कि यार मेरा ये स्टॉक 100 रुपए का है, वो 90 रुपए हो गया, वो बेचना ही नहीं चाहता, वो अपॉर्चुनिटी लॉस होता है उस क्लाइंट का, इन्वेस्टर का। वो कहता नहीं, अभी 100 रुपए का मैं बेचूंगा, वो फिर 70 पे चला गया, 60। तो ना आपने कहीं ना कहीं को एंकर कर लिया होता है 100 रुपए, तो वो बड़ा बड़ा डेंजरस होता है। सेम विद रियल एस्टेट, वहां पर भी यही होता है, यार ये जब इस लेवल पे पहुंचेगा तो बेचूंगा, तो आपने ना अपॉर्चुनिटी लॉस होती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो नहीं परफॉर्म करे आप निकल जाओ, आप एटलीस्ट टाइम तो बचा लो अपना, आप उसको कहीं और करके आप बना सकते हो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका साथ में एक साथी होना, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। Absolutely. राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। मतलब से हम 40 ईयर ओल्ड गए, वर्किंग इन आईटी कंपनी, 2 लाख रुपए साल में कमाता हूँ, नोएडा में रहता हूँ या दिल्ली से मैं रहता हूँ। मुझे होम लोन पे घर ले लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, या मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ, पैसा बनाऊं और रेंट पे रहूं, बाद में घर खरीदूं, क्या तो है? ये ना बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है कि रेंट पे आ जाए या और उसमें ये आ मैंने जाए। सवाल अभी हमारे रियल एस्टेट से पूछा था, जो रियल एस्टेट एडवाइजर थे, उन्हें भी अच्छा जवाब। आपकी क्या अभी आई फाइनेंशियल एडवाइजर? देखिए इसमें हर एक का अपना एक स्टैंस है। मेरा स्टैंस ये है कि आपको अगर पता है कि मैंने दिल्ली एनसीआर में रहना है तो आप अपना एक घर ले लीजिए, एटलीस्ट यू आर स्ट्रेस फ्री। कि लैंडलॉर्ड का कुछ बोल दे, लैंडलॉर्ड का बेचना चाहिए आपको, तब निकलना है आपको, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप रेंट पे रहे हो, वो तो वो स्ट्रेटेजी, वो मैथमेटिक्स है। लेकिन एक एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम। फ्रीडम, आप यहाँ पर ईज होना चाहिए आपका। राइट। आप जैसे पेरेंट्स रह रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है, आप कितनी बार शिफ्ट करोगे, Right. वो भी एक पेन है। Pain. सो डेफिनेटली जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका अपना होना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। एंड उसके अलावा आप रेंटल यील्ड आपको अगर निकल रही है अच्छी, आप ले लीजिए, कमर्शियल ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। रही बात लोन की, और लोन होम लोन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज आज आई थिंक होम लोन एक ऐसा एक लोन है जो आपको सस्ता मिल जाता है, राइट। 7.5-8% आपको मिलता है। तो यही अगर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप 12-15% कमा सकते हो। तो होम लोन डेफिनेटली लेना चाहिए, और बाकी पैसा अगर आपके पास है वो आप इन्वेस्ट करके निकाल। जनरेट कर सकते हैं, अगर आपका टाइम होराइजन अच्छा है। तो आप ये कह रहे हैं घर अपना होना चाहिए, नंबर 1। यस, और दूसरा, आपके पैसे हैं तो आप होम लोन ले सकते हो, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेना चाहिए, और घर ले लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, राइट। यस, तो यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो होम लोन फटाफट खत्म करना चाहते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि अगर आप पहले तो ये बताएं आपको ऐसा कौन सा लोन है जो आपको 8% मिल रहा है, या 8.10 या 7.9? कोई नहीं मिलता। तो मार्केट को आपको मार्केट में पूरा भरोसा है, आप मार्केट में रहे हो 15-20 साल से, आपको मार्केट में 15% भी देती है, यू स्टिल मेकिंग मनी। अगर कैश फ्लो आपको इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डेफिनेटली लोन लेना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। और लोन लेके आप ईएमआई दो, बाकी पैसे इन्वेस्ट करो, वहां से पैसा कमा रहे हो 7%। पर बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर वो कहते हैं स्टे इन द रेंट, डोंट टेक ए लायबिलिटी, घर बदलो, लायबिलिटी बदलो, जॉब चली जाएगी, स्ट्रेस में आ जाओगे, इससे अच्छा फ्रीडम रहेगी आपकी, जिंदगी भर आप लोन के लिए पैसा कमाओगे, ये करोगे। उसके बारे में क्या विचार है आपका? नहीं देखिए, अगेन वो पर्सन टू पर्सन है, ये भी सही है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप अगर आप में अगर इतना गुर्दा है कि कल को आप 5 साल के बाद आप लैंडलॉर्ड बोलता है कि शिफ्ट होना है, यार मुझे अपना घर बेचना है, तो आप शिफ्ट होगे। ये उस टाइम पता लगता है कि जब आप ओवर से पैकर सुन लाओगे, जब उनके साथ खड़े रहोगे, फिर दूसरी जगह लेके जाओगे, फिर वहां पर वापस से शुरू करोगे, पेन है वो। बट करने वाले करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। अगेन मैथमेटिक्स बैठता है, बिल्कुल बैठता है। आप रेंटल में रहोगे तो आपका वो स्ट्रेस, लेकिन वो वाला स्ट्रेस नहीं है। वो चीज खराब हो रही है तो वो लैंडलॉर्ड का हेडेक है, तो वो चीज है। बट पर्सनली आप क्योंकि हम देखिए ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका अपना घर है, हम रह रहे हो, और आपको पता है कि आपको रहना इसी एरिया में है, आपको काम यही करना है। हाँ, कुछ जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो आईटी वाले हैं, या जो ट्रैवल काफी करते हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले एक फाइनल वो बना लो कि कहाँ आपको रहना है। फिर आपने ले लिया, और फिर आपकी जॉब चेंज होगी, आप दिल्ली से आप बॉम्बे चलिए, तो उसको भी मैनेज करना है, वहां पर भी यहाँ लेना है, तो मिसमैच है। एग्जैक्टली। सो अगर ये बड़ा वैसा क्वेश्चन है, मेरे पास एक ही फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए,
या मेरे पास 2-3 फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करें? शुड आई हैव ट्रस्ट ओनली वन फाइनेंशियल एडवाइजर और शुड आई हैव एटलीस्ट 2 और 3 फाइनेंशियल एडवाइजर? क्या है इसमें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर आज की डेट में काफी ऐसे होते हैं कि एक इन्वेस्टर के पास 2-3 फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। उसका रीजन ये है कि वो कहीं ना कहीं खुद कंफ्यूज होता है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। बिकॉज एट मैक्स 2 हो सकते हैं, बिकॉज एक बैंक वाला भी आपका अगर देख रहा है, बिकॉज बैंक वाले भी आजकल आपको अगर कुछ आप रखते हो पैसा उनके साथ, तो देन वो आपको बेटर रेट्स देते हैं, नेगोशिएशन वाली। राइट। बट एक होना चाहिए, बिकॉज वो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिससे जो 100% आप उस पर रिलाई करते हो, जो आपके हित में काम कर रहा है। ओके। आप बिना उसके आप कर नहीं सकते। उसमें क्या होता है, हॉच पॉच हो जाता है, पोर्टफोलियो हॉच पॉच हो जाता है। आपने मेरे को कुछ और बोला है, उसको कुछ और बोला है, दूसरे एडवाइजर को बोला है, पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं आपका ना डाइल्यूट भी हो सकता है। देखो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि आप एक ओवरलैपिंग ना हो जाए ज्यादा। तो एक के साथ अगर आप एक के साथ नहीं है, दैट मींस आप में कुछ इशू है कि आप क्यों नहीं 100% रिलाई कर रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली ओके। हमारे साथ भी है ऐसी क्लाइंट्स, ऐसी बात नहीं है, बट एक कॉल है ये। बट यू शुड फोकस कि एटलीस्ट आपके पास एक पर्सन है जो मेजर आपका एडवाइस, यस बिल्कुल होना जिसके कहने पे आप चलते हो। एक आपका माइनरी है, हाँ, उसको थोड़ा बहुत करते हो। वो भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज देखिए ह्यूमन माइंड है ना, आपको सेटिस्फेक्शन अगर मिल रही है तो बिल्कुल कर लीजिए। जैसे कि हमारे कितने क्लाइंट्स हैं, एफडी में कुछ मिलना नहीं है, कुछ बनना नहीं है एफडी में लॉन्ग टर्म में, लेकिन स्टिल इन्वेस्टर्स रखते हैं एफडी में, और हम मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपके एट द एंड ऑफ द डे आपका यू हैव टू हैव अ स्लीपलेस, राइट। आपको सोना है आराम से। सो एक कस्टमर का पैसा कहाँ कहाँ डूब सकता है, कहाँ का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ पैसा डूब सकता है, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, वो आप बताना चाहेंगे जहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए अगेन एसेट क्लासेस अगर है, डिफरेंट टाइप के एसेट क्लासेस हैं आजकल, तो खैर ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, बट मोरलेस अगर देखा जाए, अगर रेगुलेटेड है चीजें तो कर सकते हो। प्लस आपका अपना रिस्क एपिटाइट क्या है, जैसे आपको एग्जाम्पल दूंगा, इक्विटी तो आप कर सकते हो, डिपॉजिट्स कर सकते हो, आप रियल एस्टेट है रेगुलेटेड है, आजकल तो क्या क्रिप्टो भी चल रहा है, क्रिप्टो में भी आपको किस पर्टिकुलर क्रिप्टो में जाना है, क्या जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए एसेट क्लास है, अभी एसेट क्लास है। अनफॉर्चुनेटली इसको काफी मीडिया ने नेगेटिव दिया हुआ है, अभी तो हमारे आरबीआई ने इसको मना कर दिया, मना कर दिया, और हेवीली इसमें वो लगाया हुआ है। राइट। बैन ही इनफैक्ट लेटेस्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ही कुछ प्लान कर रहे हैं अपना डिजिटल करेंसी लेके, या रूपी बैग कुछ निकालेंगे वो। देखिए हम ना डायनेमिक्स चेंज हो रही है, पूरे वर्ल्ड की डायनेमिक्स चेंज हो रही है, देयर विल बी टाइम जब ये काम आएगा। तो मैं अगेन इसको मैं एक ऐसा एसेट क्लास मानता हूँ कि आप अगेन 2% आप देखिए जो स्टेबल हो, स्टेबल क्रिप्टो उसमें कर सकते हैं। पर बहुत से लोगों को ना क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है, तो इन्वेस्ट में डर भी लगता है, और ये ऐसी चीजें कि इन्हें पता भी नहीं है, और वी डोंट नो कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड कौन रेगुलेट करना है। तो अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि जिसके बारे में पता ना हो, गवर्नमेंट ने अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो व्हाई टू इन्वेस्ट ओनली ऑन दैट साइड? बिल्कुल ठीक, आप सही बोल रहे हैं। आपका रिस्क एपेटाइट अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए, डूब भी सकता है पैसा, बिकॉज रेगुलेशन नहीं है, आप कहाँ जाओगे? वही बोल रहा हूँ। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा बहुत 2%, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, बाहर आप यूज कर सकते हो, ओके, लेकिन वही जो स्टेबल है, जो स्टेबल है, जो कोई यूएसडी बैंक्ड है, समथिंग लाइक दैट, उसमें कर सकते हो। वो सबको पता नहीं होता ना, सबको पता नहीं है कौन चीज है। So now big part of our audience is also people who are financial advisor who want to build their business as a life insurance advisor and a mutual fund advisor like you. So now we want to ask some question for them also. Okay. So for first thing, tell me, बहुत से लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, व्हाट इज द, क्योंकि आप 210 करोड़ का एसेट मैनेज कर रहे हैं आपके, और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके 400 क्लाइंट है टोटल। तो जो आपने बोला कि मतलब लेस देन 500 क्लाइंट में आप 210 करोड़ प्लस मैनेज करते हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग के हजारों क्लाइंट्स होते हैं और 100 करोड़ का फंड नहीं होता, राइट? तो ये काबिल तारीफ है। नंबर 1 कारण क्या है लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं? नंबर 1 कारण सर ये है कि एक तो एवरीबॉडी वांट्स सक्सेस ओवरनाइट, जो कि नहीं होता। ओके। दूसरा चीज है कि जो उसमें अर्निंग है वो बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, आप सुन के आपको हंसी आएगी। तो ये गेम ही वॉल्यूम पे है। म्यूचुअल फंड में है बट इंश्योरेंस तो ज्यादा है ना। हाँ, तो लेकिन हमारा सिर्फ फोकस उस पर ज्यादा नहीं रहता है, बिकॉज हमारा क्लाइंट बेस वैसा नहीं है। तो सिंस वी डू ऑल प्रोडक्ट्स, तो सबका प्लस माइनस रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट अगर खुश है तो ऑटोमेटिकली पैसे बन जाते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जो सबसे बड़ा कारण फेल होने का वो है शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म, जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, यस, दे वांट टू बिकम करोड़पति रातों रात। तो पेशेंस नहीं, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल पेशेंस होना चाहिए। और ये बहुत ही इनिशियल, तो आप मान के चलो एटलीस्ट
8 से 10 साल का तो स्ट्रगल है ही है। इतना कौन स्ट्रगल करना चाहता है आज के डेट में? एग्जैक्टली। प्लस इसमें आई थिंक जो पैशनेट है पर्सनल फाइनेंस को लेके उनको ही उतरना चाहिए फील्ड में, बिकॉज जिनको मजा आता है क्लाइंट के साथ बैठ के बात करने में, उनका समझने में, प्लानिंग करने में। ओके, यू शुड लव दिस गेम, राइट? एब्सोल्युटली, आप नहीं कर सकते। आप यू हैव टू बी प्रोफेशनल एनफ एंड पैशनेट एनफ फॉर दिस वर्क। व्हाट क्वालिटी एंड माइंडसेट मेरे पास होना चाहिए कि क्वालिफिकेशंस क्या है? एमबीए होना चाहिए, फाइनेंस, अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आना चाहिए, बहुत सारे सोशल में कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, ये सब क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन क्या है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए? देखिए, इसमें ऐसा क्वालिफिकेशन तो बेसिक है। इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आजकल काफी पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी एंटर करते हैं। कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मैंडेटरी है बाई से भी, बाई एमफी, तो वो आपको देना ही देना वो तो हो गया, है, तो आप कर नहीं सकते। क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज में आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का डज नॉट मीन कि आपको अंग्रेजी ही बोलनी है। आपका क्लाइंट बेस किस टाइप का है? आप गांव में काम करना चाहते हैं, आप टियर 2 सिटीज में काम करना चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं? एट क्लाइंट को आपने सपोर्ट करना है, राइट। क्लाइंट के साथ आपने काम करना है लाइफ लॉन्ग। ओके, सो यू नीड टू नो कि किस Yes. तरह क्लाइंट में काम तो आपका करें। रिलेशनशिप मैनेजमेंट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे, यस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आप वो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो? सो अल्टीमेटली भी कहना चाहते हैं दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, और कुछ नहीं है, बिकॉज़ मनी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। एब्सोल्युटली। और आप मनी मैनेजमेंट में आप 10 लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपके साथ किसी के साथ ट्यूनिंग बैठ गई है तो आई थिंक मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि आप उसके साथ ही कंटिन्यू करें, बट सलाहकार आपका होना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज डायनामिक, लाइफ इज टफ। आप आप ये कहना चाहते हैं कि भाई सक्सेसफुल होना है तो पहले तो पेशेंस चाहिए, बिजनेस में टिकना पड़ेगा। नंबर 2, अंग्रेजी आती नहीं आती, एमबीए है नहीं है, पर आपको लोगों से मिलना है, रिलेशन बनाना है, ट्रस्ट जीतना है, और आपको मार्केट में तो पता होनी चाहिए। उनकी हित में काम करना है, दैट इज नंबर 1। Correct. हर कोई स्ट्रगल करना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, मतलब रिजेक्शन कोई नहीं फेस करना चाहता, राइट? और आपको आज भी रिजेक्शन आते होंगे, तो हाउ डू यू फेस द रिजेक्शन? जब आपको लोग आज रिजेक्ट करते हैं, व्हेन यू आर सक्सेसफुल, तो बड़ा मुश्किल होता है रिजेक्शन को फेस करना। जब आप इनिशियल स्ट्रगल में होते तो चैलेंज नहीं है, बट आफ्टर गेटिंग ए सक्सेस, देन हाउ डू यू हैंडल सक्सेस? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आज भी होता है। देखिए, रिजेक्शन का मतलब ये इसको मैं नेगेटिव नहीं लेता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी आप क्लाइंट आपको समझ नहीं पाता है, या आप क्लाइंट को समझ नहीं पाते हैं, तो आई थिंक वाइब मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी क्लाइंट से अगर वाइब ही नहीं मैच हो रही है तो मेरे हिसाब से हम कितनी बड़ी ऐसा होगी, हम क्लाइंट्स को मना कर रहे हैं कि सर हमारा वी कैन तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो कोई दैट्स ओके, बट वी विल स्टिल बी फ्रेंड्स। ओके, वो चीज है। बट वाइब की वाइब मैच करनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ट्रांजैक्शन थिंग नहीं है ये, इट गोज बियॉन्ड रिलेशनशिप। तो लेट्स से यू वांट टू वर्क विद समबडी एंड दे आर रिजेक्टिंग यू, तो कैसे मैनेज करते हैं रिजेक्शन? तो इनसे पूछता हूँ, देखिए फीडबैक तो लेना है ना, भाई आपको अगर रिजेक्ट कर रहे हैं या आप आपको नहीं करना है, तो मैं रीजन पूछता हूँ कि क्या रीजन है आपका, क्या आइडियल आपका क्या है, कि मतलब क्यों आप हमें मना कर रहे हैं, या क्या रीजन है, आप क्या देख रहे हैं, क्या पता हम बेटर हो सकते हैं, या हमने शायद उन्होंने हमें समझा नहीं है कहीं पूरी तरीके से। इट्स मोर ऑफ कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करना है। तो आपको बुरा लगता है नेगेटिव? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। इनफैक्ट मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि ठीक है यार, मेरी शायद उनके साथ वाइब मैच नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बट स्टिल एज आई सेड, हम किसी से गलत तरीके से बात नहीं करते हैं, हम स्टिल कहते हैं स्टिल बी योर फ्रेंड। आप आए, हम उनको विश करते रहते, बर्थडे विश करते 3 कैटेगरी है, एक है जिनका 10 करोड़ से नीचे पोर्टफोलियो, दूसरे जिनका 10 से 50 है, तीसरा जो 100 के आसपास है। आप ये बताओ कि कोई जो 10 करोड़ के नीचे है भाई, वो कैसे 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं? फास्टेस्ट तरीका क्या है? ये क्लाइंट के लिए पूछ रहे हो आप? फाइनेंशियल एडवाइस के लिए? देखिए, इसमें सिंपल तरीका है, आपको इसमें अपने लाइक माइंडेड क्लाइंट से मिलते रहना, इसका और कोई तरीका नहीं है। सिंपली मिलते रहना है आपको, क्लाइंट मीट्स करते रहनी है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहने हैं। आपको आपको बताना है कि यार मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं इस टाइप का एडवाइजर हूँ, या मैं इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो प्रोस्पेक्टिंग तो जो वर्ड यूज किया जाता है, तो आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी डे। तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, सक्सेस नहीं है, और आपको 100 करोड़ पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो मतलब 2-3 काम क्या करने पड़ेंगे जिससे बिल्ड? देखिए, इसमें पेशेंस चाहिए आपको, जैसे मैंने बताया आपको ओवरनाइट सक्सेस जो है। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा आपको मिलते रहना, यू हैव टू मीट क्लाइंट्स, आपको लाइक माइंडेड क्लाइंट्स से मिलते रहना, इसमें और कोई इसमें गुरु मंत्र नहीं है। कंटिन्यूटी कोई चलते रहो बस। यस, आपको ट्रस्ट के बिना बंदा आपसे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो जब आप अननोन बंदे से मिलते हैं, हाउ डू यू विन द पीपल ट्रस्ट? कैसे हम ट्रस्ट जीत सकते हैं लोगों का? आप मैंने जैसे आपको बताया, तो देखिए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का मैटर बेनिफिट इसका मिलता है। राइट। दूसरा, आप अपने पोर्टफोलियो जब शेयर करते, आप उनकी ही भाषा बोलते हुआ, तो कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन तो डेवलप करता है।
डे वन पे शेयर नहीं होता, वो शुरू एक बेसिक अमाउंट से करे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिलेशनशिप बन जाता है। आज वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव क्लाइंट्स जिनके साथ 20 करोड़ गया थी। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। करेक्ट। तो गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आपको लग रहा होगा कि हमने ये अपना बैकअप ये चेंज कर दिया। उसका रीजन ये है, देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज जिसकी वजह से हम उस पॉडकास्ट को वहां पे कंप्लीट नहीं कर पाए। एंड बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो ऑडियंस है उनको रियल वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने अमित जी से रिक्वेस्ट किया और अभी रात को 9:30 बजे में एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज आई वांट टू इंश्योर हमारी जो ऑडियंस है उनको फुल वैल्यू मिलना चाहिए। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू अमित फॉर कोऑपरेटिंग बिकॉज आई नो दिवाली टाइम चल रहा है एंड यू हैव सो मेनी क्लाइंट्स और आप इतने बिजी शेड्यूल में होकर भी आप टाइम दे रहे हैं। सो मच अगेन थैंक यू वेरी मच अमित फॉर बीइंग हियर Thank एंड you, लेट्स thank you, sir. कंटिन्यू द जर्नी। थैंक यू। आई एम Absolutely. श्योर आपने कल का पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा, राइट? वी हैव a lot of good thing, right? 100%, 100%. Got that. Got. And I'm sure your clients are also looking forward for that podcast, right? Absolutely, sir. Absolutely. ओके। सो अमित, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है जैसे आप है, राइट? और बिना ट्रस्ट करे कस्टमर आपको पैसा देगा नहीं, बिकॉज मनी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट Agreed. एंड फॉरगेट अबाउट द मनी बिजनेस। आज हम अपने किसी से दोस्ती भी करते हैं, हम सब्जी भी लेते हैं, वी वांट टू ट्रस्ट पीपल। सो और बड़ा मुश्किल है आज के इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में लोगों का ट्रस्ट जीतना। तो आप ये बताइए, आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर जब आपने शुरू किया था उस समय आपको सक्सेस नहीं था, तो आपने शुरुआत में लोगों को कैसे भरोसा जीता और अभी भी आप क्या करते हैं टू विन पीपल ट्रस्ट ताकि वो आपके कस्टमर बन सके? इसमें आई थिंक ओवर द इयर्स हमने ये चीज़ सीखी है कि ट्रस्ट जो है ना वो विद टाइम बनता है। रैपो ओके। डेफिनेटली बिल्ड होता है डे वन पे, थोड़ा बहुत रैपो बिल्ड होता है। उसके बाद व्हेन यू आर इन टच विद योर क्लाइंट, विद योर इन्वेस्टर, और वो भी कहीं ना कहीं जान लेते हैं आपके वाइब को, समझ लेते हैं वो लोग। आज भी आजकल करेक्ट। के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट फूल्स। वो आपकी वाइब को समझ लेते हैं, प्लस आप वो जो क्वेश्चंस करते हैं तो आप वो जेन्युइन उनको आंसर करते हैं, प्लस यू हैव ऑनेस्टी ओवर योर फेस। तो वो इन योर कहीं हैंड, ना कहीं राइट? वो उनको कनेक्ट करता है। एंड वी आर इन टच विद योर इन्वेस्टर्स, विद योर क्लाइंट्स, एंड डे बाय डे आप उनके साथ बने रहते हैं, वो समझते हैं। एंड स्पेशली जब टर्बुलेंट टाइम्स होते हैं, वहां पर दे गेज कि यार ये बंदा सही है। तो आई थिंक वो हम्म। ट्रस्ट फिर आई थिंक इट टेक्स टाइम, ये ओवरनाइट नहीं होता टेक्स्ट ये। टाइम। सो यू आर सेइंग कि ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, नंबर वन। नंबर टू, ऑनेस्टी वो आपके अंदर है, वो इनविजिबल फैक्टर है, वो दिखता नहीं है। हंड्रेड और परसेंट तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली आपकी जो वाइब है। सो मैंने सीखा लाइफ में, योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब। राइट, तो एग्जैक्टली। हु यू आर, यू अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल आल्सो, राइट? परफेक्ट, सो इफ यू परफेक्ट। आर ऑनेस्ट, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, तो फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। सो अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं तो लोग आपको भरोसा करेंगे और आप भी इस बिजनेस सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट अमित जी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए उसको क्लाइंट चाहिए, राइट? हम्म। और आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो जब आपने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, उस समय आप नए क्लाइंट कैसे बनाते थे और आज आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आज आप कैसे नए क्लाइंट बनाते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी सिंपल है। उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत नेटवर्क था हमारे पास, हम्म। इंडस्ट्री में काम किया था, तो वो हम्म। नेटवर्क हमने यूज़ किया। बट देन अगेन हम्म। वो डिफिकल्ट था उस टाइम पे जब आपने शुरू किया होता नया। तो हम्म। स्ट्रैटेजी सिंपल हमने रखी थी। सिंपल, आप क्लाइंट से मिल रहे हैं, आप बने हैं क्लाइंट के साथ, क्लाइंट जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं वो आपको आगे रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर हम्म। एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि वही क्लाइंट आपको रेफरेंस देगा जो आपकी सर्विसेज से, आपकी एंटायर हम्म। जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम दे रहे हैं क्लाइंट को, उससे खुश है। हम्म। तभी वो खुश आपको है। आपके एडवोकेट बनते हैं और आगे वो आपको मिलते हैं। एंड देन इट्स अ चेन रिएक्शन। देन आप पूरी एक सिस्टम बन जाता है एक। तो आज भी वही हम्म। है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि भाई आपने जब शुरू किया था तो आपको चैलेंज था, कुछ आपके सेट ऑफ लोग होंगे जिनको आप लेके आप जुड़े। तो इनिशियली जब आप लोगों के पास जाते थे, आप बताते सर मैंने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपको एक्सपर्टीज थी, नॉलेज थी, तो उस समय क्लाइंट क्या बोलते थे, भाई हम आपके साथ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? कोई नया एडवाइजर है जो जानना चाहता है या कोई एजेंट है वो बनना चाहता है, तो वो क्लाइंट क्या क्या ऑब्जेक्शन देते थे जिनको आपको फेस करना पड़ता था? आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन और जो आज पुराने क्या क्लाइंट्स चीजें? जो हम्म। पुराने क्लाइंट्स थे जिनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप डेवलप हुआ था, दे हम्म। दे अंडरस्टूड कि क्या रीजन है। रीजंस आर प्रीटी हम्म। क्लियर। अब हम्म। जब हम नए मिलते, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम मिलते थे तो वो एक रेफरेंस होता था, क्लाइंट हमें एक रेफरेंस कर रहा है। अब वो क्लाइंट हम्म। अगर रेफरेंस कर रहा है, जो दे रहा है हमें, हम्म।
तो उस थोड़ा सा ईज़ी हो जाता था हमें उनसे मिलना कि ऑलरेडी हम्म, किसी एबीसी बंदे ने जो कि उनके नोन है, तो उन्होंने हम्म, इंट्रोड्यूस बेसिकली हमें करवाया। तो हम्म, वो चीज़ें जो थी वो वैसे चली, बट देयर वर सर्टेन क्लाइंट्स जिनके साथ हम कभी कहीं पर किसी नेटवर्किंग इवेंट में मिले, कहीं पर मिले, तो हम्म, वो आई थिंक वो इट टूक इट्स स्वीट टाइम। वो लगा उनको ओके, पूरा हमें गेज करने में पूरा पूरा पहले वो छोटे से शुरुआत करी उन्होंने, छोटे से हम्म, बड़े लिमिटेड पोर्टफोलियो से, वो धीरे-धीरे करके हम्म। ओवर टाइम वो बना। तो बट इट टेक्स टाइम, ऐसा ईज़ी नहीं है, इतना ईज़ी नहीं है जितना सो आप ये लगता कह रहे है। हैं कि आपके रेफरेंस बेस पे ज्यादा क्लाइंट्स होते थे और फिर जो नए क्लाइंट से मिलते थे तो टाइम लगता है लोगों का विश्वास जीतने में। तो कोई अगर 100%। नया फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसको टाइम लगेगा। और अभी आप कैसे क्लाइंट बनाते हैं? हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स नाउ? क्या करते हैं अभी आप? अभी अभी ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजी इज़ द सेम। आप यू कीप हम्म, ऑन मीटिंग पीपल, यू कीप ऑन रिविजिट ओल्ड पीपल, ओल्ड क्लाइंट्स जो हम्म, हमारे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली वो एक हम्म, लेवल पे पहुँच गए हैं, तो उनके भी अब उनका भी नेटवर्क है, वी आल्सो यूज़ देयर नेटवर्क। एंड देयर आर टाइम्स हम्म, एट टाइम्स वी आल्सो डू इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जहाँ पर आप ओके, क्लाइंट्स जो हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं, जनरल आप हम्म, पब्लिक को बुलाते हैं। हम्म, तो वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। कॉर्पोरेट्स में भी कभी-कभी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। तो प्रोग्राम्स उसके करते थ्रू भी हैं। आता है, येस। बट मोर ज़्यादा देखा जाए तो इट्स अबाउट रेफरेंसेस ज़्यादा, बिकॉज़ आई थिंक वो कहीं न रेफरेंसेस कहीं वो एक रहता है। बना रहता है। हाँ, येस। हम्म। बट आपके लिए आसान है बिकॉज आप सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, 20 ईयर्स आपके हो चुके हैं, आपके सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं। बट एक नया बंदा है जो आज स्टार्ट कर रहा है, इतना सक्सेसफुल नहीं है, उसके लिए रेफरेंस जनरेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकता है, उसके लिए मार्केट में एक्टिविटी हो सकती है। क्या आप उसको कोल्ड कॉलिंग भी सजेस्ट करेंगे? क्या आप उसको बोलेंगे कि जाके मार्केट में मेहनत करो, जाके और लोगों से मिलो, बताओ, मार्केट में कैनोपी लगाओ? और क्योंकि लोगों को लगता है ये सब छोटा मोटा का, बट क्या आप उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया मार्केट में जाओ, धक्के खाओ और मेहनत करो जाके? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो जो बंदा स्टार्ट आउट कर रहा है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम्म, सब कुछ करना चाहिए। उसको कैनोपी भी ओके, लगानी है, उसको उसको कोल्ड हम्म, कॉलिंग भी करनी है। अब आई डोंट नो, हम्म, पीपल से कोल्ड कॉलिंग इज़ डेड, बट मेरे हिसाब से कोल्ड कॉलिंग इज़ नॉट डेड। आप नॉट करोगे, दैट, कहीं न कहीं आप जब वो यस, करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिकॉज़ अब जब एग्जैक्टली, कोल्ड कॉल करोगे, एक तरीका कोल्ड कॉल करने का भी एक तरीका है। उसको एब्सोल्युटली, राइट, कोल्ड को वार्म कैसे करना है और हॉट कैसे वार्म करना है, कैसे वो करना भी है? एक तरीका है। करेक्ट, ठीक है, 10 में से एग्जैक्टली, 2 लोग सक्सेसफुल हो जाएँगे हम्म, इसमें, बट देन आपको करना है। हम्म, सो करना है, एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा आपको इनिशियली, ठीक है? आप हम्म, ईच एंड एवरीथिंग, साम, दाम, दंड भेद सब आपको लगाना है। करेक्ट, करेक्ट। आपने एंड अगर आई वुड से सॉरी, मैं बीच बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक सेल्स कोच हूँ और आपको पता है मैं इंडिया का लीडिंग फोन कॉल सेल्स एक्सपर्ट माना जाता हूँ, राइट? एंड आई मेरा एब्सोल्युटली, जो कोल्ड कॉलिंग, एब्सोल्युटली, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट आई एम टेलिंग यू, मेरा कोल्ड कॉलिंग रेशियो 10:4 है। अगर 10 फोन में 4 लोग आपको मीटिंग का टाइम देंगे और कोल्ड कॉलिंग काम करता है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, फेल फॉरवर्ड, इतना ज्यादा फेल होना पड़ेगा आपको कि आपको फेल से डर लगना बंद हो जाए। और जब तक आप फेल नहीं होगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं सर, बिल्कुल राइट? सर। आपका 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 चैनल हमने देखा, जब आपने मेरे को कॉन्टैक्ट किया था तो मैंने चैनल देखा, आपकी बहुत अमेजिंग फॉलोइंग है। और काफ़ी टाइम राइट, से आप इंडस्ट्री राइट, में, तो हमने कहा कि नहीं, आपके साथ बात करनी चाहिए, एंड यू आर इसीलिए। आई थिंक परफेक्ट और होस्ट। मैंने मैंने आपका भी रिसर्च किया बैकग्राउंड, अभी आप बैंगलोर में थे, यू आर अ पार्ट ऑफ व्हाट कोच, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी कोच, वोलेटिलिटी, राइट? यस, जिसमें यस। 30 ही लोग हैं। यू आर ऑनर्ड बाय द, तो वहां पे इंडस्ट्री की जो टॉप क्रीम है, उस क्रीम में अगर आप वहां पे हैं, दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग। सी, मेरा सिंपल फंडा है, मेरे को उन्हीं लोगों को बुलाना है जिन्होंने कुछ किया हुआ है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू एनी टॉम डिक एंड हैरी, बिकॉज आई वांट टू गिव वैल्यू टू माय ऑडियंस, दैट्स द करेक्ट, होल गेम, राइट? करेक्ट, और वो करेक्ट, मैं जब भी ले सकता हूँ जब आपने कुछ किया होगा, नहीं आप क्या बात करोगे, राइट? यू करेक्ट। कैन नॉट मेक पीपल फूल। सो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आज के इतने क्लाइंट बनाने से ज्यादा मुश्किल है क्लाइंट को रिटेन करना। रीजन, 100%। ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केट, फिनटेक, ये बहुत कंपटीशन है। तो आप जिस क्लाइंट को, पुराने क्लाइंट तो चलो रिटेन हो जाए, बट जो नया क्लाइंट बनाते हो उसको कैसे आप बचा के रखते हो मार्केट से, कंपटीशन? वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए, बताइए। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग आपको हर दूसरे दिन करनी है, बिकॉज़ क्या होता है कि आज हमने उनके साथ डिस्कशन करी, कोई नया हम्म, वो स्क्रॉल कर रहे, कोई नया चीज़ पॉप अप हो जाता है। हम्म, ठीक है? तो वो उसके हम मेरा मेरा उनसे सवाल यही रहता है कि आपको जो भी दिखता है, आप एक बार डिस्कस करिए। बिकॉज़ हम्म, डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो चीज़ें समझ आएँगी उनको। बिकॉज़ हम्म, क्या है कि अनफॉर्च्यूनेटली सोशल मीडिया में इतना कुछ चल रहा है आज की डेट में, टीवी हम्म, चल रहा है, इनफैक्ट एड्स भी कहीं चल रही हैं, रेडियो पे आ रहा है हम्म, कुछ। तो मैं सिर्फ़ अपने हम्म। नए इन्वेस्टर्स, इवन पुराने इन्वेस्टर भी ये कहता हूँ कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आप एक बार डिस्कस कीजिए। बताओ, विल कम्युनिकेट विल करो, टॉक, राइट? येस, एब्सोल्युटली। क्योंकि कम्युनिकेट, क्योंकि कहाँ पर ओके। वो गलत है, कहाँ पर उनको हमें करेक्ट करना है, तो वो एक डिस्कशन इम्पोर्टेंट होती है। आई थिंक वो ज़रूरी है। आप बाकी आप भी जानते हो कि मीडिया में काफ़ी कुछ चल रहा है। सोशल हम्म, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी कुछ बोल रहे हैं।
तो आई थिंक जिसने 20 साल मतलब इस इंडस्ट्री में दिए हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मार्केट के, तो हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस तो वही काउंट बता आता पाएगा है, जिसने राइट राइट। किया है। यस, सो आप ये कह रहे हैं कि कस्टमर से लगातार टच में रहे, नंबर वन। नंबर टू, कम्युनिकेट करते रहे कस्टमर को, डू नॉट कीप कम्युनिकेशन गैप, अदरवाइज क्या होगा, फिर वो किसी बात सुनेंगे, आपको फोन नहीं उठाएंगे, देन वॉर गॉन, राइट। और ये आप नए क्लाइंट के साथ भी करते हैं और अपने पुराने क्लाइंट के साथ भी करते हैं, इज करेक्ट? बिल्कुल 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 करेक्ट, 100% करेक्ट। हम्म। और आई थिंक कम्युनिकेशन गैप कहीं भी आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल। देखिए कि मैं आप टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि आप 210 करोड़ का असेट मैनेज करते हैं, जो कि काफी सक्सेसफुल फिगर है। आप कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं रिसर्च करने के लिए? और अगर आप बताना चाहें कोई सीआरएम जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए, तो अच्छा रहेगा, इफ यू वांट टू टेल। देखिए सीआरएम तो जोहो का यूज करते हैं हम लोग, काफी 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, ओके। बिकॉज मैनेज करना है क्लाइंट को, क्लाइंट की कब मीटिंग्स हम्म हुई हैं, क्या क्या मीटिंग्स में क्या क्या हम्म डिस्कशन हुई है, वो सारा अपडेट हम्म। करना पड़ता है, बिकॉज ऑडिट भी होता है, तो उसके लिए अच्छा हमें ठीक उस है। पर्पज तो के लिए जोहो करना आप पड़ता है। सीआरएम यूज करते हैं, जोहो, इसके अलावा टूल्स कौन से इस्तेमाल करते हैं रिसर्च इसके लिए करने के इसके लिए, लिए मार्केट रिसर्च के लिए? रिसर्च के लिए हमारे पास एंजन का सॉफ्टवेयर है, जो कि काफी इस्टेब्लिश प्लेयर है इंडिया में। क्या इनिशियली नाम हम बताया आपने? एंजन, NGEN। ओके, एंजन, हाँ, ओके। तो हम इनिशियली मॉर्निंग स्टार यूज करते थे, बट मॉर्निंग स्टार में डेटा बहुत था, यूएस वगैरह का भी ओके डेटा था, तो जो हमें इंडिया स्पेसिफिक चाहिए था ओके। ज़्यादा, तो एंजन कर रहे हैं। इनफैक्ट एंजन काफ़ी वेल्थ आउटफिट्स, काफ़ी कुछ बैंक्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो हम्म सॉफ्टवेयर वो इसके लिए है हमारे लिए, रिसर्च के लिए हम वो यूज़ करते हैं। हम्म। उसके अलावा आई ओके थिंक एनएससी का हमारा ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है, ओके एनएससी पे हम काम करते हैं, सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। एंड इसके अलावा 2-3 ओके। और सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम्म। हमारे लिए ईज़ी रहता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट वो दैट इज़ ओके प्योरली इनटू कि पैसा डिप्लॉय कैसे करना है, तो उसकी स्ट्रैटेजी हम ओके। उसमें बनाते हैं। तो सो मेरा रीजन आपसे पूछने का ये था, उसके दो रीजन थे। बहुत सारे हमारे एडवाइजर हैं, उनको पता नहीं है कि क्या सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मार्केट में एवरीथिंग कम विद द कॉस्ट, कई सारे फ्री के भी हैं, कई सारे पेड भी हैं, राइट। और आई नो कि आप जो यूज करते हैं वो बेस्ट होगा, बिकॉज आप टॉप लेवल पे हैं, और इट कॉस्ट मनी ऑल्सो। सो क्या नए एडवाइजर को बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए सॉफ्टवेयर में, दिस एंड दैट, और या जो रीजनेबल है थोड़ा पैसा लगा के यूज कर सकते हैं ताकि वो स्टार्ट करे और आगे पैसा कमाए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखिए आप कभी आप सपोज सब एक एक दुकान खोल रहे हैं, आप कोई एक फर्नीचर की दुकान खोल रहे हैं, या आप कोई किसी हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल रहे हैं, तो आप हम्म। चाहोगे ना कि कोई दुकान में जो भी बंदा आए, कस्टमर आए, कस्टमर, राइट। वो अंदर आए, धूप है बाहर तो एसी चल रहा हो, हम्म। थोड़ा पानी भी मिले करेक्ट। अंदर, तो हम्म। तो आपको वो बेसिक चीजें तो रखनी पड़ेंगी आपको। ओके। वो अगर आप डे वन से आदत रखेंगे थोड़ा बहुत खर्चा करने की, इन्वेस्ट करने की, तो लॉन्ग रन में बड़ा हम्म। फायदा रहता है, क्योंकि पता माइंडसेट रहता है। कहीं ना कहीं ना वही रहता है कि सब कुछ फ्री का चाहिए। तो फ्री का फ्री चाहिए। में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बिकॉज डेटा डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे फील्ड में। हम्म तो वो हम्म। एक ध्यान रखना, बट इनिशियली कर सकते हैं, फ्री टूल्स भी यूज कर सकते हैं, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो करना पड़ेगा, आगे बिकॉज चल दैट्स के इम्प्रूव करना पड़ेगा। 100% वो करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। दैट इज नीड ऑफ द आर। और आप कैसे अपने आप, जैसे अभी आप बेंगलोर में गए थे तो वहां पे नेटवर्किंग, तो कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं मार्केट के बारे में, न्यूज के बारे में, क्या क्या करते हैं, देखिए हाउ मच ये टाइम यू रीड एंड कैसे करते हर हैं? दिन का रहता है, सुबह आप रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, हमारे पास काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स भी आती हैं, वो पढ़ते हैं आप। फिर आपकी हम्म। कॉन कॉल्स होती हैं, वो कॉल करते हैं जो हमारे लाइक है, जो इंपॉर्टेंट लगती है कि नहीं यार ये इमेज समझना है इसके बारे में। और कभी कभी नहीं भी अगर कुछ होता है, तो आप डायरेक्ट फंड हाउस में बात करते हैं, किसी एक्सपर्ट से बात करते अच्छा। हैं जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट है, तो उनसे बात मान करके लीजिए आप कोई डिस्कशन करते हैं। कंट्रोवर्शियल न्यूज आ गई, जैसे आजकल बहुत, इसे भी अदानी के बारे में, कौन सा एक कंपनी था उसने 2-3 साल पहले बोला था, और अदानी के स्टॉक धड़ाम से गिरे थे आके, राइट। और फिर वो बाद में पता लगा कि वो कोई बेस ही नहीं था, राइट। ऐसी भी उड़ती न्यूज मार्केट में आ जाती है, और ऐसा होता है तो क्लाइंट पैनिक हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसा होते हैं, होता बिल्कुल है। होते हैं, तो बिल्कुल जब होते इस हैं। तरह की, जब ये फेक चीजें या इस तरह की जब हवाएं मार्केट में चलती हैं, तो क्लाइंट भी आपको फोन करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो उस समय आप कैसे हैंडल करते हैं चीजों को, कि भाई कस्टमर तो पैसा देता ही है, उसको तो इम्पेशेंट होने की आदत हो गई है, तो हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ स्टफ? तो उसमें सिंपल है, क्लाइंट से पहले समझते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनसे पूछते हैं आपने कहाँ से हम्म सोर्स किया है इस न्यूज़ का, क्या सोर्स है। तो फिर हम हम्म अपना, हमारे पास अपने सोर्सेज हैं, हमारे अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उन हम डिस्कशन करते हैं, कभी कुछ हम्म सीरियस इशू होता है तो वी डिस्कस अमंग हम्म आवर सेल्स। हम काफ़ी सीनियर एडवाइजर्स भी हैं इंडिया में, उनसे हम बात हम्म करते हैं, फंड मैनेजर से डायरेक्ट बात करते हैं, फंड हाउसेस की हम्म टीम से बात करते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कि लगातार हम्म इनके साथ काम करते हैं, न्यूज़ पे काम करते हैं, तो वहाँ से हमें डेटा हम्म। मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड ओके। और वो फिर हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। सो यू वांट टू से कि जब तक आप खुद
उसके बारे में डीप जाके नहीं पता कर ले तब तक आप कस्टमर को ये जानकारी देते नहीं है, यस, राइट? यस, यस। अनलेस अंटिल यू आर श्योर नॉट टू मेक 100% श्योर, पीपल उसके फील बाद ही गुड, बोला। उसके बिकॉज़ बाद ही यानी। देखिए देखिए यस, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, मैंने आपको ही कहा ना कि सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, सब अपनी दुकान चला रहे हैं। तो करेक्ट। वी आर बीइंग वेरी सीरियस फाइनेंस प्रोफेशनल्स, तो हमें हमारी ड्यूटी है कि क्लाइंट को, इन्वेस्टर को एक एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन जाए। And at the end of the day, it's the people money, and money should be taken very seriously. I 100%, personally believe on that, right? एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। It's not a time pass game, नो, right? नो, नो, It's a नॉट एट matter ऑल, of नॉट money. एट ऑल, नॉट एट ऑल। दिस इज़ प्लीज़ मैं सबको ये गुज़ारिश है मेरी कि अगर आप इफ दिस इज़ योर हॉबी, डोंट कम। दिस इज़ नॉट योर हम्म, हॉबी। ये बड़ा सीरियस काम है। सीरियस गेम, इसको राइट, आप राइट। एज़ हॉबी शुरू ना करें। अमित जी, बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट जो प्योरली इंश्योरेंस ही बेचते थे और मेडिक्लेम, पर अभी टाइम बदल चुका है। आईआरडीए बहुत सारे बदलाव कर रहा है, आपने मेरे चैनल में देखे होंगे। इंश्योरेंस में एक रूल आने वाला है कि एजेंट सारी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेच पाएगा, जैसे आप लोग करते हैं। और कमीशन भी इंश्योरेंस सेक्टर में कम हो रहा है, और म्यूचुअल फंड में रिकरिंग कमीशन, वो ट्रायल कमीशन वाला मॉडल इंश्योरेंस में आने वाला है। मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर, राइट? तो बहुत से लोग अभी म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके खून में बीमा घुसा हुआ है और उनको बड़ा मुश्किल, अब कमीशन शुरू से में आता नहीं है, ट्रेल इनकम बहुत कमी आती है, बट वो आना चाहते हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के साथ में वो फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं, पर उनको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, और क्लाइंट बेस उनका है कि भैया ये तो बीमा बेचता है। तो ऐसा एडवाइजर क्या करे कि अगले 1 से 2 साल के अंदर कम से कम 10 करोड़ का तो एम बना ले? व्हाट शुड ही, हाउ कैन दे स्टार्ट? आप समझ रहे हो? इट्स वेरी सिंपल सीरियस क्वेश्चन फॉर देम, हाउ दे कैन स्टार्ट गेटिंग सक्सेस ऑन देयर दिस पाथ? देखिए इनके साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि दे ऑलरेडी हैव अ नेटवर्क, दे ऑलरेडी हैव सेट ऑफ नेटवर्क है, क्लाइंट्स। क्लाइंट्स है, इनको कुछ नहीं राइट। करना है, इनको सिंपल इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है अपनी, उसको नॉलेज में तब्दील करना है उनको। ओके। सर्टिफिकेशंस करेंगे, बेसिक एग्ज़ाम्स पास करेंगे, और हम्म, नॉलेज के लिए इनको अटेंड करना पड़ेगा काफ़ी कुछ जो इवेंट्स होते हैं, फंड हम्म, हाउसेस के इवेंट्स होते हैं। तो बेसिक हम्म, की एक डिफरेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सआईआरआर और सीएजीआर में क्या फ़र्क होता है? क्या फर्क है, राइट, शार्प राइट। रेशियो क्या होता है? हम्म, सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? बिकॉज़ ये काफ़ी चीज़ें आती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह क्या होती हैं? ठीक तो है। वो चीज़ें टेक्निकल थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ क्लाइंट ये पूछता है। पूछता तो है। उस चीज़ों के लिए आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करने पड़ेंगे, बिकॉज़ बिना सर्टिफिकेशंस के तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप दे ही नहीं सकते किसी क्लाइंट को। ठीक तो है, वो लेकिन चीज़। नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए एक एमफी का लाइसेंस हो गया जो एनआईसी एग्जाम पास कराता है। नॉलेज थोड़ी बढ़ गई, फिर जब स्टार्ट करेंगे तो अपने आप नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। करना ये है कि क्लाइंट के पास जाओ, बताओ सर मैं ये भी करता हूँ, और हाँ, बताओ नहीं, और ये जाओ। ये करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, बिकॉज़ हम्म, रिटेल दिस अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, रिटेल प्रोडक्ट है। ₹500 हम्म, भी आप कर सकते हो इन्वेस्ट, 5 लाख भी कर सकते हो, 5 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप। हम्म। लो कमीशन प्रोडक्ट है ये, राइट, मतलब राइट, बट सस्ता। आप देखिए इसका इनकम सस्टेनेबल है, क्योंकि उस इनकम को आप इंजॉय कर रहे हैं, राइट? आप उस इनकम को इंजॉय कर रहे हैं। यू नो बेटर कि इसका इनकम जो मॉडल है वो सस्टेनेबल है, इनकम आपको आती है, इधर कस्टमर लॉन्ग का टर्म है, पोर्टफोलियो। हाँ, ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टर्म। लाइफ इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता। जो शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनना चाहते हैं वो चंपू लाल होते हैं, वो जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं। मेरा सिंपल फंडा है, महीने में 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना म्यूचुअल फंड का एवीएम होना चाहिए, और अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ जीरो से तो कितना टाइम लगेगा? मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती, एमबीए नहीं हो, सिंपल आदमी हो, बताओ। सर ये कैलकुलेशन थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बिकॉज़ टाइम तो बहुत लगेगा इसमें। बिकॉज़ क्या है हम्म, कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। हम्म, इसीलिए आई थिंक जो आप बता रहे थे इंश्योरेंस वाले, वो हम्म, इसीलिए थोड़ा स वो रहते हैं इसमें, बिकॉज़ उसमें थोड़ा हम्म, कमीशन थोड़ा-सा रहता है उसमें। हम्म, बट अभी तो ख़ैर डायनामिक चेंज हो गई हैं, और हम्म, टीईआर जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, उसपे हम्म। चलता है सारा। तो आई थिंक एसेट बेस तो आई थिंक बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 8-10 करोड़ का एसेट बेस तो होना चाहिए। नहीं, तब अगर जाके मान आप। लो 10 10 करोड़ का आशीर्वाद बन गया तो महीने 1 लाख रुपए आ जाएगा ट्रेल इनकम? नहीं, नहीं, कितना होना चाहिए, 15 करोड़ में आ जाएगा? 15 करोड़ में हाँ, आ सकता है। अगर आप जीएसटी के स्लैब में नहीं आते, तो क्योंकि अगर जीएसटी भी है। इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो है तो, राइट? तो हाँ, मोटा मोटा चलो 18 करोड़ मान लेते हैं। 18-20 अगर करोड़। 18 करोड़ 20 करोड़ मेरा ये हो जाए तो मैं 1 लाख महीने कमा लूं यार। 1 लाख की इनकम रिकरिंग छोटी मोटी नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। हुँ, और ये नहीं, 20 करोड़ का ईवीएम 2 साल में बन सकता है आराम से। नहीं, बट रवि करो जी कि इसमें कम। क्या है ना, इसमें काफ़ी एक्सपेंसेस भी होते हैं, मैं आपको ही बता रहा हूँ। आपका इसमें ऑफ़िस एक्सपेंसेस है, आप स्टाफ हाँ, वो रखोगे, तो होंगे, वो तो तो होंगे। आई थिंक ये गेम सारी वॉल्यूम की है। मैं ये बताना चाहूँ सबको कि ये हम्म। गेम वॉल्यूम की है, आपको बहुत मेहनत करनी है इसमें, वॉल्यूम बिल्ड करना है, और थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा इसमें। बट येस, आप इनकम कमा सकते हो, आपके दो 2 साल मान लेते हैं, 2 साल में तो हो सकता है।
हाँ, करने वालों ने किया है। ये है, कर सकते हैं। आप कितने एग्रेसिव हैं, कितना आपका आपका मॉडल क्या है, आपको कौन से क्लाइंट बेस चाहिए, आपको करेक्ट। क्लाइंट कैसे करना है, आप मैनेज कर भी सकते हैं। वी हैव सीन इन्वेस्टर, वी हैव सीन एडवाइजर्स जिन्होंने जो हजार क्लाइंट्स भी मैनेज कर रहे हैं, वन मैन आर्मी है, तो वो कहीं ना कहीं फटीग हो जाएगा वो, डिपेंड तो करता आपको वो है, चीजें राइट राइट। डिपेंड करती हैं। यस। मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, कोई अगर सोच रहा है कि मुझे बिजनेस में आना चाहिए तो वो डिमोटिवेट ना हो। एक दो साल लगेंगे बट इनकम जब आना शुरू होगी तो अच्छी इनकम आएगी, लाइफ आपकी अच्छी रवि होगी। जी, मैं सो अपने डोंट बी। एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहूंगा, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट इट विल टेक एटलीस्ट 8 to 10 years। अगर आपको खड़ा होना है, ठीक 8 to 10 years चाहिए, उसके बाद ही कंपाउंडिंग होती है। सिंपल वो तो कॉन्सेप्ट। लगेगा, वो तो लगेगा। राइट राइट राइट। आपने कौन सी ऐसी गलतियां करी जो आज नए एडवाइजर को नहीं करना चाहिए, जो आपने करियर में स्टार्टिंग में करी? आई थिंक मैंने गलती सिर्फ मैं गलती नहीं इसको बोलूंगा, थोड़ा सा मैंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। दैट वाज CFP प्रोग्राम, जो मेरे को शायद हाँ, आपने 2000, बताया था हाँ, स्टार्ट, राइट 2005 राइट। में मैंने करना चाहिए था। बट ऐसा मेरी गलती ऐसा कुछ हुई नहीं है कि हम्म मेजर गलती हुई। मैंने, क्योंकि हमेशा देखिए, गलती उससे होगी ना जो ऑनेस्ट नहीं है, हम्म कि आपने कभी किसी क्लाइंट को गलत नहीं बोला, आपने हम्म सबके साथ सही किया, तो वो हमने किया। अब ऐसा मेरे को गलती याद नहीं आ रही है कि कोई ऐसा हम्म हुआ हो, बट एज फार एज क्लाइंट्स इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, क्योंकि आज देखिए ना, 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, और हम्म सेम क्लाइंट्स आई एम हैंडलिंग टुडे। 20 साल राइट हो गए, राइट। किसी 15 साल हो गए, तो और मजे की बात है कि आपके 400 क्लाइंट थे और आप 210 को मैनेज करते हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नॉर्मली हजार क्लाइंट में लोगों को 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है ना। इसका मतलब हाँ। आपने क्वालिटी फोकस किया हुआ है। हाँ, इसमें इसमें काफी क्लाइंट्स ऐसे भी जिनके डिपॉजिट बेस अच्छा है, जो थोड़े सीनियर सिटीजन हम्म। क्लाइंट्स, उनका डिपॉजिट जो होता है, करेक्ट तो वो भी एक करेक्ट करेक्ट। हाँ, मेजर रोल है। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आपको याद होगा 2018 के दौरान DHFL और ILFS, दोनों बड़े नेम है, दोनों NBFC होते थे। DHFL एक जी। टाइम बहुत छाया हुआ था, लोन बांट रहा था दबा के। NBFC में राय और ILFS, और बड़े नाम थे। और उस समय जब इनमें हालत खराब हुई थी, जब खस्ता हुई थी, तो बहुत लोगों का पैसा डूबा ही था, राइट। और अच्छे अच्छे लोगों की जो आंकड़े थे सब फेल हो गए थे। तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, मैटर क्या था और ऐसे इन लोगों से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, AAA रेटेड थी कंपनी। हम्म मैं अगर समझाना चाहूँ तो शायद पब्लिक को समझ ना आए, तो आई थिंक कभी आप देसी भाषा में समझाओ, इसमें डिस्कशन कभी लेमैन और भाषा। करेंगे इस बेसिस पे। तो ओके। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था रिवॉल्विंग का, कि उन्होंने आप देखिए, अगर उन्होंने 12% भी कहीं उठाया पैसा, या 15% पैसा कहीं उठाया, 10% हम्म दे देते वो लोग। मतलब 10 साल के लिए 10% भी दिया है उन्होंने। ठीक है, ओके। तो वहां पर वो चेन जो थी, कहीं पर वो हो गई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो था, फंस गई, अटक वो, गई। हाँ, वो मतलब जैसे उनको पैसा वापस आना था, तो कहीं पर वो नहीं आया, किसी ने डिफॉल्ट किया, तो इतना डिफॉल्ट पैसा किया। था, हाँ, वो अपन इनके पास नहीं आया। तो देखिए, AAA रेटेड थी अगेन। इसमें थोड़ा सा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो डेट, जो फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्रेडिट हम्म रेटिंग का। इवन दो ये हम्म AAA भी था, लेकिन स्टिल ऐसा चीज हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल भी समझना पड़ता है। मतलब आप 100% केवल रेटिंग में नहीं जा सकते हैं। हाँ, यू आपको कैन बिजनेस नॉट मॉडल आपको। डायरेक्टली ब्लाइंड आउट दे भैया ट्रिपल ए यस, रेटिंग यस, है, यस, वो यस। दे तो आपको, मतलब इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर आता है। यहाँ पे रोल आता है फाइनेंशियल एडवाइजर कि फाइनेंशियल एडवाइजर रेटिंग तो देखेगा, पर वो पढ़ेगा कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, राइट। जी। जो कि आप लोग करते हैं अपने क्लाइंट के साथ में, यूज करते हो बिल्कुल, फाइनेंशियल मॉडल बिल्कुल, कंपनी और सब। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्या तभी तो आप एक। आपके करियर में 20 साल के दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपने सब कुछ R&D किया, क्लाइंट का पैसा लगाया और क्लाइंट का पैसा माइनस पे गया, डूब गया? अगर हुआ है तो बताइए। अ, देखिए, डूबा तो नहीं है, बट डेफिनेटली नेगेटिव हुआ है। बट अगेन, एज 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 यू नो, इक्विटी राइट मार्केट्स वोलेटाइल होती हैं। तो आई राइट थिंक मैंने राइट। कल डिस्कशन आपके साथ करा था PMS का, 25 लाख का हाँ PMS था हाँ जब PMS हाँ, लॉन्च यू होती थी, टोल्ड, वो यू 13 लाख टोल्ड। पे हो गया। तो अगेन वो वहां पर हम्म आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट को हैंडल करना पड़ता है, एंड यू हैव टू नो द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। वोलेटाइल रहती है मार्केट, करेक्ट। इक्विटी मार्केट्स वोलेटाइल हम्म होती हैं। आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको समझना पड़ेगा वो चीजें। तो वो हुई है, बट ठीक है। ऐसा कभी डूबा नहीं है वैसा, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस बहुत हमारी रहती है। स्ट्रांग रहती है एंड आपकी। एंड एंड बिलीव मी, इन्वेस्टर को बताने से पहले वो सारा पोर्टफोलियो में मेरे पास होता है, मेरा अपना पर्सनल पोर्टफोलियो, मेरा फैमिली का पोर्टफोलियो। यू तो टोल्ड मी, राइट राइट। यस, तो उसको आपके साथ में आप अकेले R&D करते हो, यू हैव अ सेट ऑफ टीम आल्सो जो वी हैव आपके सेटअप वी जैसे? हैव वी हैव सेटअप टीम। आप ये अकेले काम नहीं कर सकते, बिकॉज हम्म इसमें ऑपरेशन वर्क बहुत रहता है, इसमें रिसर्च का काम हम्म रहता है, आप अकेले कर ही नहीं सकते। ये एक टाइम के बाद आप यू हैव अ अकेले नहीं सेट कर ऑफ पीपल, सकते। राइट राइट। आपके पास करेक्ट करेक्ट। आपके आपके पास एसोसिएट्स होते हैं, आपके पास टीम मेंबर्स होते हैं, हम्म एंड उसके बगैर आप कर नहीं सकते तो काम। कहने वाला कमाई अगर हो रही है तो खर्चे भी है, सिंपल सी बात है। सर, इधर खर्चे से आ कहाँ? रहा है तो खर्च भी होगा, है ना, खर्च तो खर्चे करने खर्चे पड़ेंगे। खर्चे कहाँ नहीं है सर? राइट, मतलब पूरा पैसा घर लेके नहीं जा सकते नहीं, नहीं, हमें। देखिए, वो किसी बिजनेस में नहीं होता है। आप अगर पॉसिबल कोई नहीं भी है। बड़ा बड़ा कॉन्ग्लोमरेट भी हम्म देखें आप, आपको हम्म खर्चा तो करना पड़ेगा, आपको करना मार्केटिंग करनी है, पड़ेगा, आपको सैलरी, दैट्स द बिजनेस ऑल आपको अबाउट, करेक्ट सैलरी करेक्ट। देनी है, आपको हम्म आपको
रेंट देना है आपको। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर का कंसर्न है, उनका भविष्य को लेकर बड़ी चिंता हो रही है। मैंने वीडियो बनाया हुआ था इसके ऊपर। एआई, फिनटेक ऐप, रोबो एडवाइजर्स, ये तीनों राइजिंग ट्रेंड में है इस समय। ठीक है। और 2030 तक ऐसा प्रेडिक्शन है कि जिस तरीके से एआई के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, एआई स्टॉक ट्रेडिंग में आ गया है, एआई बताता है क्या करना चाहिए, रोबो एडवाइजर्स आ चुके हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले 4-5 साल में आप जैसे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके बिजनेस में खतरा हो सकता है कि क्लाइंट बोलेगा एआई सब कुछ बता रहा है तो अमित काचरू थोड़ी ना एआई से ज्यादा स्मार्ट है, समझ रहे हो आप? तो देखिए उससे क्या हो सकता है? देखिए एआई तो आ रहा है, लेट्स फेस दिस फैक्ट। एआई आ रहा है और वो काफी कुछ डिसरप्शन कर रहा है, विच इज ओके, हम्म। करें वो डिसरप्शन करें। बट यहाँ हम्म। पर मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए जो ह्यूमन टच जो है, वो हम्म। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, अगेन एज एज इट्स सेड, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल है। राइट। राइट, आर्टिफिशियल है। हाँ, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, एआई हम कैसे इसको यूज करते हैं कि जैसे कोई डेटा मेरे को कंपाइल कर रहा है, वो एआई मुझे डेटा कंपाइल करके दे देगा। बट दे स्टिल देगा। मेरे को या मेरे किसी टीम मेंबर को उस डेटा पे बैठ के देखना पढ़ना पड़ेगा, तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं ह्यूमन एनालाइज करना इंटरेक्ट। पड़ेगा। यस। तो आप ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते आप इसमें। ठीक है, अच्छी बात है, आ रहा है, बट जो आप और मैं बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व है, ह्यूमन टच इन्वॉल्व है, वो तो रहेगा, वो तो रहेगा, वो तो। एआई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग, एम्पैथी एआई के अंदर नहीं एम्पैथी आ नहीं सकती है, है। नहीं, वो तो है। राइट। और ऑब्वियसली बात है, दिस मनी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट बिजनेस, सो ट्रस्ट तो ह्यूमन से ही आएगा ना, यू सर कैन आप नॉट ट्रस्ट पैसा ऑन मशीन आप और पैसा आप पैसा एआई को नहीं दे सकते आप। यू गिव पीपल मनी टू हमारे पीपल, पास राइट। सर हमारे पास सर कभी कभी ऐसे भी हुए हैं कि रात को भी कॉल्स आई हैं हम्म। क्लाइंट्स की। हम्म। हमारी टीम में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका फोन बंद नहीं होना चाहिए कभी। इस पे अच्छा, हमारे ये साथ आपकी टीम के लोग हैं जो इस पे काम कर हमारे साथ रहे हैं? काफी डिबेट होती है हमारी, इवन अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने इन्वेस्टर सर्कल में भी कभी कभी डिबेट होती है कि यार आपकी भी एक लाइफ हम्म। है। मैं कहता हूँ कि सर, एक फोन है तो फोन बनाने वाले ने बहुत अच्छी चीज बनाई है। आपको एक मैसेज करना है आपको एटलीस्ट, मैं सुबह देख करेक्ट। लूंगा। बट आप वो जो थॉट है, जो इमोशन है उस टाइम पे आपको, कभी आप रात को लोग न्यूज देखते हैं, कभी एक हाँ थॉट आ हाँ, तो गया पैनिक हो जाते तो पैनिक हो जाते हैं। तो आई तो गेट। मैं सबको यही बोलता हूँ, मैंने कहा सर आप अगर आपको लगता है कि लेट इन द नाइट है तो आप मैसेज ये कर दिए, ड्रॉप, मैं सुबह अर्ली डाल मॉर्निंग दे। डाल दे, तो एटलीस्ट वो हम्म। दिमाग में नहीं रहता, आप तो दिल हल्का करें। तो हमारे ठीक यहाँ पर है, बड़ा गॉट इट। सिंपल, सैटरडे संडे सब कुछ ऐसा नहीं है। इवन अब ट्रैवल भी कर रहे होते, इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे थे, फोन हमारा ऑन हम्म। रहता है। तो आई थिंक उस मामले में हम लोग बड़े स्ट्रिक्ट है। Okay. So now I'm just coming on the final version. Thank you. You have been really awesome. You are giving the straightforward answer, and that's what I expect. We are going on the one factor, direct dil se, where I'm going to ask you one statement and just answer immediately without thinking much. All right? ओके ओके। क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां मेरा पैसा 1 से 2 साल में डबल भी हो जाए और डूबे भी ना? नहीं, ऐसा ऐसा तो अभी तक मुझे दिखा नहीं है। 20 साल में मैंने देखा कि डबल हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डबल नहीं हुए, बट हम्म। अगेन वो कोई कोई स्टॉक चला है तो हम्म। वो मल्टी बैगर ढूंढना, बट इट टेक्स टाइम, मैं वही कह रहा हूँ। तो नहीं, हुए ओके। हैं, अगेन अगर हिस्ट्री देखो तो हुए हैं, बट अगेन वो ठीक है। रेयर है। मुझे पैसा रियल एस्टेट में लगाना चाहिए या स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में? अगेन वो डिपेंड करता है कि क्या आपका क्राइटेरिया है, आपका माइंडसेट क्या है, आप किस टाइप का मुझे आप। मुझे रिटर्न बनाना है, मुझे रिटर्न बनाना है। रिटर्न आपको बनाना है, पैसा ज्यादा है तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दोनों में। हम्म। दोनों के अपने अपने प्लस माइनसेस हैं। छोटा पैसा है तो डेफिनेटली आपको इक्विटी में ही जाना पड़ेगा आपको। Okay. Have you personally lost your money in the equity market because you are a financial advisor? कभी कोई अपने क्यों? पैसा गवाया है अपने मार्केट में? हाँ, मतलब मैंने गवाया है कि आई थिंक शुरू में 2007 के आसपास मैंने हम्म। इंट्राडे करा था। तो एक तो अगेन लर्निंग फेज था उस टाइम पे। तो हमें ये समझ आया कि यार इंट्राडेज, मतलब आपको सिस्टम के सामने बैठना है, देयर आर बेटर थिंग्स टू डू। हम्म। तो करने वाले तो हम्म। करते हैं, लेकिन हाँ, मतलब लूज तो नहीं कहूंगा, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बट वो समझ गया था कि यार दिस इज नॉट फॉर अस, फॉर नॉट मी। नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू, राइट? जिसने करना है वो करे, बट आपके लिए नहीं, करेक्ट? हाँ। हाउ डू यू हैंडल बैड डे? बिकॉज आप मनी में डील करते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती है, कस्टमर कितनी एक्सपेक्टेशंस है, इतना पैसा मैनेज करते हैं, तो आई एम श्योर यू आल्सो हैड बैड डे, यू हैव फैमिली आल्सो, हाउ डू यू हैंडल द बैड डे? देखिए बैड डेज का सिंपल है, व्हेन यू हैव योर वाई इज क्लियर, आपको पता है कि आप हम्म। आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आपको क्या करना है। तो आई थिंक हम्म। वो बैड डे ठीक है, वो 5-10 मिनट का रहता है, बट देन आप वो अगेन वो सोचते हो कि यार आप किस लिए आप काम कर रहे हो, या किस लिए आप, बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स के लिए काम करना है। तो हम्म। वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी रहती है वो, एंड प्लस आई एम ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ गाय, मैं तो शायद मेरा अंदर से मेरा पॉजिटिव रहता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट है। ओके, सो बैड डे को आप एज ए बैड डे नहीं लेते, बट जस्ट लेट इट गो, करेक्ट? यस सर, वही आप बाहर में सोच नहीं सकते, दैट्स पास्ट।
आप सीख सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई गलती हुई है या कुछ हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हो आप। आपकी हेल्थ, मैं जैसे आपको जानता हूँ कई दिनों से, काफी दिनों से, तो आप काफी हेल्थ को लेके आप बॉडी बिल्डिंग टाइप की भी करते हैं। आपके ये भी बड़े डोले सोले बहुत स्ट्रांग है, मैंने आपको देखा है टी शर्ट्स में, काफी मॉडर्न लुक रहता है आपका। तो क्या ये हेल्थ का, डोले सोले का असली राज क्या है? नहीं, नहीं, ये सर बचपन से था थोड़ा, स्कूल टाइम में भी एथलीट रहे हैं, वर्कआउट वगैरह करना इंटरेस्टिंग था, लगता था। फिर हम्म। कॉलेज के बाद भी वर्कआउट वगैरह करते हैं, स्पोर्ट्स में काफ़ी हम थे। अ, जब काम शुरू किया तो आई थिंक एक एक ये पैशन बन गया वर्कआउट करना, बिकॉज़ आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर आपको फिट रहना है, हम्म। क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तो बिकॉज़ हेल्दी बॉडी इज़ हेल्दी माइंड। राइट, तो राइट, कहीं न राइट। कहीं आपको आपको जो स्ट्रेस जो कभी-कभी होता है, जो हमें शायद पता नहीं लगता, वो हम्म। जिम के टाइम पे स्ट्रेस जो है निकल वो जाता आपका है। खत्म हो जाता है सारा। यस। तो आई सो थिंक प्लस इट्स अ पैशन, मज़ा आता है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, आप फिट रहते हो, आप थॉट्स अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हो। राइट, राइट। सो आई एम श्योर ये जो आपकी हेल्थ की फिटनेस है, दैट गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म बेस्ट इन द बिजनेस यू आर 100% इन, राइट? एब्सोल्युटली, आप एनर्जेटिक रहेंगे तभी रहेंगे एनर्जेटिक, आप नहीं तो लेज़ी फील करते हैं। हम्म। हम्म। तो यहाँ पर आप अगर आप रेगुलर आपका वर्कआउट है, तो आई थिंक बैलेंस्ड फूड डेफिनिटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आपने भी बताया था इसी पॉडकास्ट में कि आपने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से आपने इतना कॉर्पस इकट्ठा कर लिया है कि आप रिटायर हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं आप, देखा जाए तो आपने कहा था, राइट? हाँ जी। यू हैव इन्वेस्टेड वेल, बट आप काम करते हैं बिकॉज यू लव दिस गेम, राइट? यू लाइक इट, यू लव इट। सो अगर देखा जाए तो आपको ड्राइव क्या करता है? मनी, नेम, फेम, और डिलीवरिंग बेस्ट फॉर योर क्लाइंट्स? डिलीवरिंग बेस्ट फॉर माय क्लाइंट, बिकॉज़ क्या है कि जब क्लाइंट खुश होगा, तो वही आगे आपको रेफर करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। सो यू इसमें वांट टू फोकस इसमें ऑन योर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन? 100% आप देखिए ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप 20 साल इंडस्ट्री में हो गए, सेम क्लाइंट्स, आप उनके अब उनको आपने हैंडल किया, अब उनकी सेकंड जनरेशन, कहीं कहीं तो हमने थर्ड जनरेशन पे हम पहुंच गए हैं। तो इट तो आपको फील्स। बोरियत नहीं होती यार एक ही काम करके? यहाँ तो लोग थक जाते हैं, छोड़ो यार इतना कर लिया, नहीं करना भाई, SIP ये वो मार्केट, तो केवल मैं लोग बोर हो मैं जाते हैं। वही कह रहा हूँ ना, आपको नहीं सर। जाते बोर? देखिए, ये उन्हीं के लिए काम है, मैंने भी देखा हूँ काफी लोग जो होते हैं बोलते हैं, लेकिन बिलीव मी मेरे को बहुत मजा आता है। बिकॉज क्या यू है ना कि लाइक कहीं इट? ना कहीं वो पर्सनैलिटी है मेरी, ऐसी पर्सनैलिटी कि मैं क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, मुझे मजा आता है उनके साथ बात, बिकॉज मैंने हम्म। ये काम जो है ना, ये गोज बियॉन्ड नंबर्स एंड मार्केट रिटर्न्स। नंबर्स, करेक्ट। तो इट्स वो नॉट जस्ट अ गेम एक, ऑफ नंबर। हाँ, यस, दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली, तो इसमें मजा ही अलग है। आपने जब पहली कार अपने पैसों से खरीदी थी, तो आपको कैसा लगा था, और सबसे पहले आपने किसको फोन किया था दैट यू बॉट द कार? फीलिंग तो अमेजिंग थी, बिकॉज आपने थोड़ा बहुत सेव किया, फिर आपने थोड़ा सा लोन उठाया और आपने गाड़ी ली। तो मैंने अपनी मॉम को फ़ोन किया था, मैंने उनको बताया कि यार ये लिया है, खैर उनको पता था कि मैं प्लान कर रहा हूँ, बट जब लिया तो शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड व्हाट वाज दैट कार? कौन सी कार थी वो? सर वो सेंट्रो। सेंट्रो? उस टाइम में सेंट्रो बहुत चलती थी, राइट? सेंट्रो वाले हैं। यस। एंड तो बाइक से जब बंदा कार में पहुंचता है तो उसके लिए जन्नत ही होती है, राइट? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, एंड उसकी फीलिंग ही अलग दैट होती है। दैट दैट टाइम यू आर नॉट मैरिड, बट यू वर इन द, बताना चाहेंगे, यू आर आल्सो इन द दैट रिलेशनशिप यू वर दैट टाइम? उस टाइम पे आई थिंक शुरू हुआ था, तो बट हाँ, उसके बाद ही फिर शादी मेरी हो गई थी। ओके। तो आपने अपनी मदर को फोन किया बजाय अपनी होने वाली वाइफ को, करेक्ट? ये भी एक अच्छा। अच्छी बात है। नॉर्मली पीपल प्रेफर मोर टू देयर लाइफ पार्टनर, राइट? तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार है, अदरवाइज आज के मॉडर्न टाइम पे पीपल फोकस मोर ऑन, एनीवे, सो दैट्स अ पर्सनल थिंग। आप 24 घंटे मनी में रहते हैं, हमेशा माइंड में मार्केट ये सब चलता रहता है। क्या आप अंदर से स्पिरिचुअल पर्सन है या 24/7 मनी माइंडेड है? डू यू बिलीव कि एक गॉड है, एक पावर है जो संसार को चलाती है, इफ यू डू रॉन्ग यू हैव टू फेस द रॉन्ग थिंग? क्या बिलीफ है आपका? देखिए, कमिंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, ऐसा फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पर गॉड लविंग है सारे, तो वो हम्म। कहीं ना कहीं बचपन से वो इनकलकेट हुई थी चीज़ें। हम्म। पूजा पाठ वगैरह काफ़ी चलता है, रिचुअल्स वगैरह हमारे यहाँ काफ़ी चलते हैं। हम्म। तो डेफिनेटली धीरे से पावर हम्म। आउट देयर जो आपको गाइड करता है। और हम्म। स्पिरिचुअल मतलब डेफिनेशन तो मुझे एग्जैक्टली नहीं अभी पता है कि एग्जैक्टली क्या था, बट यस, आई एम काइंड ऑफ रिलीजियस, मेरे को थोड़ा शांति मिलती है, तो हम्म। वो है, एंड यस, कुछ तो है। सो यू बिलीव कि इस, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं नहीं, जो मर्जी करना है करो, जो मर्जी करना है करो, गलत करो, नो बडी विल बी अकाउंटेबल, इसके बाद मरने के बाद किसने क्या देखा है? तो क्या आप ये मानते हैं कि भैया अगर आप गलत करोगे किसी के साथ में तो आपको गलत का नतीजा भुगतना पड़ेगा? डू यू बिलीव ऑन दिस 100%, थिंग? 100, बिल्कुल बिल्कुल यकीन करता हूँ, मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ, आप अगर कुछ गलत करते हो वो इसी जन्म में आपको उसका होता है।
हम्म तो मेरे हिसाब से तो यार हमने तो एक चीज़ सीखी है पर्सनली, मैं तो सबसे ब्लेसिंग लेता हूँ। आई थिंक यही हम्म का रीज़न है कि 20 साल हो गए सेम क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, हम्म। उनकी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली के पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना हम्म। कहीं वो एक ब्लेसिंग तो है क्लाइंट्स की हमारे लिए, हमारे लिए। आपकी उम्र के जो आपके कलीग हैं जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट किया था, जब आपने स्टार्ट किया था, कोई ऐसा कलीग है जो आपसे आगे निकल गया, या कोई ऐसे भी है, मतलब हैव यू कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम पीपल जो आपसे बहुत आगे निकल गई, आपके बराबर में ही है? देखिए सही बताऊँ, मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ, बिकॉज दोस्ती में कंपैरिजन क्या करना है, तो फ्रेंड्स हैं वो आपके। बट यस, हम्म। देयर आर पीपल जो आप बहुत आगे हैं, कुछ आप सेम हैं, कुछ बाय सम अनफॉर्चुनेट रीजंस नहीं थोड़ा ग्रो कर पाए। ग्रो कर पाए, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कोई रीजन थे उनके। हम्म। बट है इसमें क्या, और हम बड़े खुश रहते हैं, जो आगे भी है, जो पीछे भी है, हम्म। जो साथ भी है, तो मजा आता है। तो आप लोग भी मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कॉफी शॉपी पे मीटिंग करते हैं, और आपस में बिजनेस के अलावा भी लाइफ के बारे में बात करते हैं कि चलो ठीक है 100%, बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर हर बारी आप एक ही नंबर्स में ही नहीं रह सकते, तो हम्म। आपको भी थोड़ा सा एक मी टाइम चाहिए, जहाँ पर आप अपनी डिस्कशन करें लाइफ के, और भी कुछ गोल्स हैं, तो वो राइट राइट। डेफिनेटली मिलते हैं। इवन हमारे अपने एडवाइजर फ्रेंड्स हैं हम लोग, हमारी वीकली कॉल्स होती हैं, मिलते हैं। तो ओके। एक इसलिए लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज आई नो यू फ्रॉम मनी बैकग्राउंड, और ये एक लेसन भी होगा बहुत लोगों के लिए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, एग्जाम्पल, और आपके पास चॉइस है, यू बाय लग्जरी कार फॉर 1 करोड़, और यू कैन बाय 25 लाख नाइस कार एंड इन्वेस्ट 75 लाख रुपीज इन द मार्केट, तो आप क्या करेंगे 1 करोड़ की? बिकॉज नाउ इट्स अ मैटर ऑफ अफोर्डेबिलिटी, लेट्स से यू हैव द मैटर ऑफ अफोर्डेबिलिटी, आपकी नीड सारी पूरी हो चुकी है, तो आप 1 करोड़ की कार लेके अपने स्टेटस को बनाएंगे, या आप 25 लाख की कार लेके 75 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे फॉर द फ्यूचर? आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं ऑब्वियसली मैं इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज मेरे को चीज़ वही समझ आती है कि पैसा वहीं बनता है, कंपाउंडिंग वहीं होती है। तो गाड़ी तो खैर एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, बट एट द हम्म सेम टाइम देयर आर पीपल जिनको शायद अगर सब कुछ बना रखा है उन्होंने, तो लग्जरी गाड़ी लेनी चाहिए उनको, अगर इनका इंटरेस्ट है एंड दे हैव प्लेंटी बिहाइंड, हम्म। बिल्कुल ले सकते हैं, अगर अगेन पर्सन टू पर्सन है। सो डू यू बिलीव ऑन शो ऑफ, और यू वांट टू बिलीव इन लाइफ, सिंपल लाइफ? नहीं, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। शो ऑफ भी वो कभी कभी कहीं ना कहीं करना पड़ता है, हम्म बिकॉज देखिए जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको हम्म करना पड़ता है। आपको काफी देर आर टाइम्स जहाँ पर आपको लोग सीरियस नहीं लेते हैं, तो आपको वहाँ पर हम्म आपको वहाँ क्रेडिबिलिटी जरूर से ज्यादा दिखानी हम्म पड़ती है आपको। यस, हम्म। तो आई थिंक सिचुएशनल है ये सारा। इट्स वेरी कंडीशनल थी, राइट? डिपेंड हम कहाँ बैठे हैं और किस किस सिचुएशन में है, राइट? करेक्ट। हम्म। सो व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्लास यू प्रेफर? आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द मनी? ये मेरा आप देखिए, अगर 100% है तो इक्विटी में इन्वेस्टेड हूँ मैं, बिकॉज मैंने देखा हुआ, कंपाउंड होते हुए देखा, पैसा बनते हुए देखा है, हम्म। और इजी है, लिक्विडिटी है, तो मेरे को तो वही चीज़ समझ आती है। तो बट आपको इक्विटी समझ में आती है? दैट डज नॉट मीन कि बाकी एसेट क्लासेस सही नहीं है। हम हमारे पास सब कुछ है, वी हैव रियल एस्टेट, वी हैव हम्म। डिपॉजिट्स, वी हैव हाई एंड पीएमएसएस, तो वो भी है। तो इक्विटी में मेरे को समझ आती है। तो अगर आपका मैं आपसे पूछूं कि आपका जो इक्विटी का पोर्टफोलियो, उससे आपने कितना रिटर्न जनरेट किया, मैक्सिमम और एवरेज? देखिए अभी करंट देखिए, अभी जो सिनारियो है मार्केट का, इंडियन मार्केट का, तो आई थिंक 18.5 के आसपास, 19% के आसपास मेरा इस टाइम पे एनुअलाइज्ड सीएजीआर सी बैठ ए रहा है। जी आर सी ए बट जी इट्स आर इट्स ओके। प्रीटी एग्रेसिव पोर्टफोलियो। तो हम्म और पुराना चलता आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका भी मेरे को इम्पैक्ट मिला हुआ है। हम्म और जो लो गया है, आई थिंक 13 साढ़े 13% के आसपास गया है, 13 14 भी गया होगा कभी, मेरे को ध्यान नहीं, बट हम्म। मोरलेस उन 18 से 21 के बीच में ही रिवॉल्व किया है काफी टाइम से। ओके। आपका बेटा बड़ा होके कॉलेज में जाए और लाइफ को इंजॉय करे, गर्लफ्रेंड एंड ऑल दिस जो आजकल कल्चर चल रहा है, और वो अपनी सारी हदें पार करे, तो क्योंकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं, आप क्या सिखाएंगे? बेटा जो मर्जी करना करो, आई हैव लॉट ऑफ मनी, इज योर लाइफ, और आप उसको सही रास्ते में नहीं, लिव इन योर मीन एंड यू विल आस्क हिम टू स्टे ग्राउंडेड। 100% सही पे उसको रास्ते में लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। ही विल, ही हैज टू स्टे ग्राउंडेड, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। उसके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, वो चीज़ें इसको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन तो रखना है। And do you believe before you are settled and before you are married, if you are associated with anybody and you cross your limit, that is wrong? मेरे हिसाब से गलत है वो। Correct. इस पर And डिबेट you, हो but सकती है। you, no, it's a very debatable topic, but I'm talking about your belief.
गलत है। दुनिया क्या सोचती है हमें मतलब नहीं है, इट्स रॉन्ग, राइट? Yeah, and thank you for being honest because it takes courage to get your voice, and I personally believe on that. Last question, sir. First of all, you have been awesome, I guess, and I'm sure you are thinking what question he's asking, right? You must be enjoying, right? One final wisdom, one word for the investors, what they need to keep on the mind when they're investing the money, and one word for the financial advisors. One word for investor, one word for the financial advisors. For financial advisors, stay consistent, think about clients, and be in this game for long term. And Okay. for investors, you have to have a financial goal in mind. Stay Hmm. patient. पैसा बनता है, 100% बनता है। स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है कि भाई जाना Hmm. कहाँ है, प्लीज सारथी को रखिए अपने साथ। Okay. Like financial advisor. अर्जुन के पास भी Right. श्री कृष्ण थे, Krishna the तो correct, correct, वो correct. यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So, with this, Amit, we come to the end this podcast. And guys, I'm sure you must have enjoyed this. And if आपको लगता है अमित काचरू could be your financial advisor, तो इनका नंबर, इनका ईमेल, इनकी वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहिए, इनसे बात कीजिए। एंड आई वुड रिकमेंड यू, मैं इनको जानता हूँ कई सालों से, आप इनसे मिलें, इनके ऑफिस जाइए, इनका काम का तरीका देखिए। डेफिनेटली ही दे विल एडवाइज यू राइटली। एंड लास्टली आई वांट टू आस्क यू गाइस, जो आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि आप इसमें कमेंट्स करें व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अच्छी लगी, एंड मुझे कहाँ और इम्प्रूव करना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग, राइट? आई एम नॉट परफेक्ट। सेकंड, और किस तरह के सवाल जो नहीं पूछा मैंने अमित से, जो कि अनएंसर्ड रह गए, वो मैं पूछ सकता था, तो भी टाइप करें। एंड लास्टली, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं पॉडकास्ट क्रिएट करूं, सो दैट आई कैन गिव यू लॉट ऑफ वैल्यू। सो दिस विद दिस आई एम योर होस्ट रवि चार विद द स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। अमित जी, डिड यू एंजॉय दैट? एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।